आइए सर, हम लोग टैक्स इनवॉइस चैप्टर में थे। थोड़ा बहुत डिस्कशन पिछली क्लास में हो गया, राइट। जैसे एक ओवरव्यू कि टैक्स इनवॉइस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या नया आया है, राइट, इंक्लूडिंग ई इनवॉइस के बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू देखा हमने, कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें नई आई हैं और क्या क्या पढ़ना, इंक्लूडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स लाइक टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, रिवाइज टैक्स इनवॉइस, रिफंड वाउचर, रिसीट वाउचर, पेमेंट वाउचर, डिलीवरी चालान, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, राइट। और इन सभी में एक हिस्सा नया आया है, ई इनवॉइस का एरिया, जहां पर हम लोग क्विक रिस्पांस कोड की बात करेंगे, फिर डायनामिक क्विक रिस्पांस कोड की बात करेंगे। तो जो नई बातें आई है ना, यू कैन से कि रिसेंट 6 मंथ्स की अमेंडमेंट। सर इस चैप्टर में हमने अमेंडमेंट्स क्या है, तो बस समझिए कि आज उसी की बारी है। टैक्स इनवॉइस चैप्टर में मैंने जो अपनी लेटेस्ट बुक में क्या क्या ऐड किया है, कहां कहां पिछले 6 महीने में चेंजेस आए हैं, समझिए कि अगर आप बच्चे वो जानना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए परफेक्ट है। ये क्लास एक कॉमन क्लास बोल के रिकॉर्ड हो रही है, मैंने पिछली क्लास में बोला भी था। ये क्लास हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स तो देख ही रहे हैं, उसके अलावा यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स जिनको अमेंडमेंट्स के लिए हमें अमेंडमेंट्स के लिए फॉलो करते हैं, वो हमारे पिछले बैच के स्टूडेंट्स जिन्होंने पिछले एडिशन से पढ़ा, अब लेटेस्ट एडिशन में कुछ चेंजेस मैंने कर दिए हैं, तो वो अब चेंजेस क्या है सर आपने 6 पेज का ई इनवॉइस का नोट डाल दिया है आपके इस नई बुक में, वो क्या है सर? तो इन सभी का जवाब इस क्लास में मिल जाएगा। आप मेरे सीए बैच के स्टूडेंट्स हैं, सीए इंटर लेवल के, या फिर हमारे सीए में फाइनल और सीए में इंटर, ये जो टैक्स इनवॉइस चैप्टर है ये ऑलमोस्ट सेम है कंटेंट में जो पढ़ना है। चाहे आप देखो सीए फाइनल के स्टूडेंट्स भी अगर यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हो तो ये जो क्लास है आज की वो रेलेवेंट है फॉर ऑल, इट इज अ कॉमन क्लास, सीए, सीएमए, इंटर, फाइनल, क्योंकि टैक्स इनवॉइस जो जीएसटी का चैप्टर है ये कॉमन है। और जो आज बात होगी स्पेसिफिकली अमेंडमेंट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स इंक्लूडिंग ई इनवॉइस, वो सभी को सिलेबस में पढ़ने हैं, ठीक है। और आपका एग्जाम 2021 में कभी भी हो, लाइक मई जून या नवंबर दिसंबर, सभी की बातों को यहाँ एड्रेस किया जाएगा। क्या चीज मई जून के लिए पढ़नी है और क्या चीज नवंबर दिसंबर के लिए, कहां कहां नवंबर दिसंबर के लिए चेंजेस आए, वो भी बात इसके अंदर होगी। आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, क्लास थोड़ी स्लो जाएगी, राइट। इसके अंदर हम लोग कुछ टॉपिक्स हैं जो डिटेल्ड में पढ़ेंगे, उसी के अंदर अमेंडमेंट्स भी आएंगी। तो ये जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, एक होता है सर सिर्फ अमेंडमेंट पोर्शन पढ़ा दो, क्या चेंज आया है, वैसे नहीं होगा। जैसे ई इनवॉइस पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे, फिर उससे रिलेटेड क्या क्या चेंजेस हैं वो देखेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, राइट। सर मैंने अभी रिसेंटली अपनी बुक में, आपके पास हमारी है ना 7th एडिशन की बुक होगी या फिर आगे हमारी 18A, अभी जो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तो हमारी जो बुक चल रही है वो 7th एडिशन है, लेकिन ये जो कंटेंट मैं पढ़ा रहा हूं ये कॉमन है फॉर 7th एडिशन एज वेल एज 8th एडिशन। आगे हमारी बुक आएगी 8th एडिशन की और आपके पास वो वाली बुक है और वीडियो ये वाली है, तो मैच करेंगे, पेज नंबर, कंटेंट सब कुछ मैच करेंगे। हर 6 महीने पे हम लोग क्या करते हैं, एडिशन रिवाइज करते हैं, ठीक। हर 6 महीने पे एडिशन रिवाइज करते हैं। जैसे 6 मंथ्स जो अभी मई और जून का एग्जाम है 2021 में, अब चाहे वो जुलाई में हो चाहे वो अगस्त में हो, ये 7th एडिशन काम करती है। ऐसे ही हम लोग नवंबर दिसंबर के लिए 8th एडिशन लेके आएंगे, कौन से महीने में लेके आएंगे, जुलाई महीने में, जुलाई 2021 में हम लोग 8th एडिशन की जीएसटी बुक लेके आएंगे, जिनका एग्जाम्स नवंबर दिसंबर में होगा। सीए की बुक अलग रहती है, सीएमए इंटर की अलग, सीएमए फाइनल की अलग, कंटेंट अलग अलग है, चैप्टर्स अलग अलग है, कुछ कॉमन होती हैं तो उनके कॉमन वीडियोस बन जाते हैं, ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही कंटेंट सबको मिल रहा है, ऐसा नहीं है। सिलेबस के हिसाब से, चैप्टर के हिसाब से कंटेंट अलग अलग है। व्हाट इज कॉमन, टीचर कॉमन है, क्योंकि मैं 3 लेवल पे पढ़ा रहा हूं स्टूडेंट्स को। हम सीए फाइनल का रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हैं अपने, हाँ सीए फाइनल के डीटीआईडीटी का, लेकिन वो बच्चे हमें टेलीग्राम पे फॉलो करते हैं, यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, और आप सुन भी रहे होंगे हमें यूट्यूब पे। सर ई इनवॉइस के हमने 6 पेज जोड़े हैं अपनी बुक में, आज की क्लास में उसकी भी बात होगी। आज की क्लास में ई इनवॉइस के हमने 6 पेजेस जोड़े हैं। ई इनवॉइस, इस टैक्स इनवॉइस चैप्टर के जो 26-27 पेज हैं, 26 पेज हैं अभी हमारे सामने, 26 पेज के बाद 6 पेज हमने ऐड किए हैं ई इनवॉइस को लेके। काफी कुछ चीजें ऐसी है इसमें जो डायरेक्ट इस बार एग्जाम में आ सकती है, लाइक व्हाट इज ई इनवॉइसिंग या फिर एडवांटेज ऑफ ई इनवॉइसिंग।
कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जो डायरेक्ट आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में, राइट। कौन कौन से लोगों को ई इनवॉइस मैंडेटरी इशू करना है और कौन कौन से लोगों को नहीं करना है। तो कोई भी एक थ्योरी क्वेश्चन हम उम्मीद कर सकते हैं इस 6 पेज में, जो भी एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन आएगा वो इस 6 पेज में फंस जाएगा। ये एक ना 90% श्योरिटी के साथ बोला जा सकता है। तो 6 पेज उसके दिए। मैं ई इनवॉइस से रिलेटेड थोड़ी डिटेल्ड डिस्कशन कर दी। पिछले बैच में मैंने वर्बली डिस्कशन किया था इसका, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने, चाहे वो सीए हो या सीएमए, पिछले साल की जो बुक थी इंस्टीट्यूट की 2020 की, उसमें इन्होंने ई इनवॉइस के कंटेंट, गवर्नमेंट ने जो सर्कुलर नोटिफिकेशन इशू किए थे उसको इन्होंने अडॉप्ट नहीं किया था। अब इस बार की जो इनकी बुक है इन्होंने अडॉप्ट कर लिया है, इंस्टीट्यूट की बुक ने, तो हमने भी अडॉप्ट कर लिया क्लास के अंदर। सर इंस्टीट्यूट चाहे वो सीए हो या सीएमए, जो उनकी लेटेस्ट स्टडी मटेरियल है 2021 की, उसमें उन्होंने ई इनवॉइस के कंटेंट, जैसे एडवांटेज, ये एडवांटेज ऑफ ई इनवॉइसिंग, ये पिछले एडिशन की बुक में नहीं था इंस्टीट्यूट के। अगर आप इंस्टीट्यूट की 2020 की बुक देखेंगे जो इंस्टीट्यूट की है, उसमें एडवांटेज ऑफ ई इनवॉइसिंग करके कोई कंटेंट नहीं था। अब इस बार की जो लेटेस्ट बुक है इंस्टीट्यूट की 2021 की, उसमें एडवांटेज ऑफ ई इनवॉइसिंग है। इसीलिए मेरी पूरी उम्मीद है कि ये एग्जाम में आना चाहिए। तो इंस्टीट्यूट की बुक में है तो हमने अपनी बुक में भी डाल दिया, क्या दिक्कत है, वही तो करते हैं। इंस्टीट्यूट की चीजों को तो आपको पढ़ाना है, आप इंस्टीट्यूट का ही तो एग्जाम देंगे, सरकार गवर्नमेंट की साइड से थोड़ी पढ़ाएंगे हम आपको। हम आपको कोई भी चीज जो पढ़ाएंगे वो तो इंस्टीट्यूट के कंटेंट को बेस में रख के पढ़ाएंगे, चाहे वो सीए हो या सीएम, वही किया जा रहा है। तो सर उस जब इंस्टीट्यूट ने अपना मटेरियल मॉडिफाई किया तो हमने ये 6 पेज डाल दिए। अब ये 6 पेज 6th एडिशन 7th एडिशन बुक में भी है, और आगे जो हमारी बुक आएगी 8th एडिशन उसमें भी होगा। अब आप बच्चे रजिस्टर्ड हैं और आपके पास 8th एडिशन की बुक है तो ये वीडियो देखिए। आप बच्चे रजिस्टर्ड हैं 7th एडिशन की बुक है तो ये वीडियो आपके लिए। यूट्यूब वाले बच्चे जो यूट्यूब पे हमें फॉलो कर रहे हैं, टेलीग्राम चैनल से बुक डाउनलोड कर लीजिए आप अपने एग्जाम से रिलेवेंट। तो आज की क्लास में हम लोग टैक्स इनवॉइस चैप्टर में, पिछली क्लास में हम लोग क्या खत्म कर चुके थे, 9.5 तक हम लोग यहां तक बात कर चुके थे। 9.5 में इनवॉइस के पर्टिकुलर्स क्या होंगे वो हम लोग यहां तक बात कर लिए थे। ये क्यूआर कोड जो है यहां से हम लोगों ने होल्ड किया हुआ है। तो आज की क्लास में हम लोग टैक्स इनवॉइस के पर्टिकुलर्स के अंदर क्यूआर कोड से बात करेंगे। 9.5, 9.6, 9.7 में वहां यहां क्यूआर कोड के बारे में बात होगी। फिर आपकी बात होगी आपकी डायनेमिक क्यूआर कोड, एक है नॉर्मल क्यूआर कोड, ठीक, क्विक रिस्पॉन्स कोड। फिर उसमें एक बात आती है डायनेमिक क्यूआर कोड की, उसके बाद आती है डिजिटल पेमेंट फैसिलिटी की, उसके बाद बात आती है पेज नंबर 7 में HSN डिजिट के कितने नंबर्स डालने होंगे आपको इनवॉइस पर, बिल ऑफ सप्लाई पे। बहुत सारी अमेंडमेंट्स हैं, यहां भी अमेंडमेंट्स है। देखो ये रेड कलर वाली चीज क्या है, ये रिसेंट अमेंडमेंट्स हैं लास्ट 6 महीने की, जो आपके एग्जाम्स के लिए वेरी रेलिवेंट है। एग्जाम 2021 में अब आपका कभी भी हो, राइट। सर यहां भी देखो चेंजेस किए हुए हैं, तो अमेंडमेंट का इंपैक्ट चेंजेस करके आप में दिया हुआ है। यहां भी चेंजेस आप देखो, यहां दिख रहा है रेड कलर चेंजेस, स्टार लगा हुआ है। तो ये सब रिसेंट 6 महीने के चेंजेस हैं। तो इनके हम कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और चेंजेस को भी समझेंगे, ठीक है। तो HSN कोड की भी बात करेंगे इसमें। तो पिछले 3 साल में पहली बार अमेंडमेंट आया है एग्जाम में, ये ऑलवेज इंपॉर्टेंट है ये वाला टेबल। अब देखो क्या पूछता है इंस्टीट्यूट इसमें से, ठीक है, क्या पूछता है इंस्टीट्यूट वो अब डिपेंड करता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये भी। मतलब मैंने पहले ही पिछली क्लास में कहा कि टैक्स इनवॉइस चैप्टर में आप क्या पढ़ के गए, ई इनवॉइस और ई इनवॉइस और ई इनवॉइस। आपने टैक्स इनवॉइस चैप्टर कर लिया, हाँ सर कर लिया। क्या पढ़े जी, सर ई इनवॉइस बहुत अच्छे से कर लिए हैं। एग्जाम में क्वेश्चन किससे आया जी, HSN डिजिट से। एग्जाम में क्वेश्चन किससे आया, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट से। ओवरऑल सारा करना है इस चैप्टर का कंटेंट, खाली जहां जहां अमेंडमेंट आया है उसको 10-20% और ज्यादा अच्छे से करना है, क्योंकि उसके आने के चांस थोड़े ज्यादा होते हैं एग्जाम में, ठीक। सर हम लोग फिर मैनर ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस के अंदर जाएंगे तो डिटेल्ड में ई इनवॉइस की बात करेंगे, ठीक। ई इनवॉइस की जब बात करेंगे तो इनवॉइस रेफरेंस नंबर होगा IRN, उसकी बात करेंगे। इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल की बात करेंगे हम लोग, फिर ई इनवॉइस की बात करेंगे, और ये जो ई इनवॉइस के 6 पेज के नोट्स हैं इसकी बात करेंगे। और आज की क्लास फिर हमारी यहां पे खत्म हो जाएगी। अगली जो क्लास है मैं आपको कहां से स्टार्ट करूंगा, 9.9 से। 9.9 से लेकर आखिरी तक कोई अमेंडमेंट नहीं है इस चैप्टर में। जो लास्ट 6 महीने की बात करूं मैं कि सर लास्ट 6 महीने में क्या अमेंडमेंट आए हैं, तो बस ये यहीं तक अमेंडमेंट्स हैं
कुछ चीजें हैं जो डिस्कस करनी है। अच्छा, अमेंडमेंट भी कैसे हैं, जो मई जून के लिए पढ़ना है अभी 2021, उसमें भी फिर थोड़े से चेंजेस हैं नवंबर दिसंबर 2021 के लिए। ठीक है, तो अब जैसे जो बच्चे हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है तो हमें पता है वो कौन से एग्जाम्स के लिए रजिस्टर्ड है, उनके हिसाब से हम उसको गाइड करते हैं क्लास में बुक्स के थ्रू। अब जो YouTube पे स्टूडेंट्स हैं वो आप ध्यान रखना होगा कि आप जब ये क्लास देख रहे हैं तो आपका एग्जाम कब है। CA-CMA मई जून 2021 का एग्जाम है और या फिर नवंबर दिसंबर 2021 का एग्जाम है। बोला सर मेरा तो एग्जाम 2022 में है, मई और जून, तो दिल्ली अभी बहुत दूर है, इतनी जल्दी IDT मत ना पढ़ें। DT पढ़ना है पढ़ो, लेकिन इतनी जल्दी IDT ना पढ़ो। कब? आपका एग्जाम अगले साल है, मई और जून 2022 में। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा, हर 6 महीने में चेंजेस आते हैं इसके अंदर। डायरेक्ट टैक्स में एनुअल चेंज होते हैं। अगर आपका अगले साल एग्जाम है तो एक ही बार अमेंडमेंट पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर आपका अगले साल IDT का एग्जाम है, GST का, तो आपको 2 बार अमेंडमेंट पढ़नी पड़ेगी। अगर अभी आप मार्च अप्रैल मई में क्लास लेते हैं अगले साल के लिए, मैं भी बताऊंगा। तो सर आज की क्लास में हम लोग, मतलब मैंने एक देखो शुरू के 10-15 मिनट में मैं बता देना चाह रहा हूं कि मैं बड़े आराम से बेसिक चीजों को बताते हुए और अमेंडमेंट का डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ूंगा। बोला सर बेसिक चीज मत बताओ, खाली मुझे अमेंडमेंट पोर्शन बता दो। तो बेटा वो तो आप खुद ही नोट्स को पढ़ लो तो पता चल जाएगा। सर इस चैप्टर में जो अमेंडमेंट्स आई हैं वो 4 पेज में मैंने हाईलाइट कर रखी है, उसको आप खुद ही पढ़ लो। टेलीग्राम चैनल पे नोट्स है 7th एडिशन की, हो गया अमेंडमेंट, काफी है। मैं मेरे से पढ़ना चाहते हो अमेंडमेंट बोल के इस टॉपिक को, तो डिटेल्ड में पढ़ना होगा। मैं वैसे ही अमेंडमेंट पढ़ाता हूं, इसी डिटेल्ड तरीके से मैं पढ़ाता हूं। और इस क्लास को हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं जो CA-CMA कैटेगरी में रजिस्टर्ड हैं, और जो हमें YouTube पे फॉलो कर रहे हैं वो भी देख रहे हैं। इट इज अ कॉमन क्लास, मैंने पहले ही कह दी। मैं इसमें सबको एड्रेस करूंगा, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स, टेलीग्राम चैनल के स्टूडेंट्स, यूट्यूब के स्टूडेंट्स, करंट बैच, लास्ट बैच, जो हमें अमेंडमेंट के लिए फॉलो कर रहे हैं, वो जो आगे एग्जाम देंगे नवंबर दिसंबर में, सबको मैं यहाँ एड्रेस करूंगा। तो मैंने एक आइडिया दे दिया है कि अगले 1-1.5 घंटे 2 घंटे में मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं। अब अपना टाइम देख लो, जो यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स हैं उनको रहना है या जाना है। सर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो टैक्स इनवॉइस चैप्टर में 9.5 से 9.8 हमारे सामने कौन सी बुक है, क्या तो GST की 7th एडिशन बुक है या फिर GST की 8th एडिशन बुक है। लेकिन ये 8th एडिशन की बुक अभी है नहीं मार्केट में मेरी, ये आएगी कब? जुलाई 2021 में। 8th एडिशन की बुक किनके लिए आएगी? अपडेटेड, मोस्ट अपडेटेड बुक होगी। मतलब उस बुक में अलग से कोई अमेंडमेंट नहीं पढ़ना पड़ेगा जिन बच्चों का एग्जाम नवंबर दिसंबर 2021 में। बोला सर मैं तो 7th एडिशन से पढ़ रहा हूं, लेकिन एग्जाम दूंगा नवंबर दिसंबर में। कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 पेज के चेंजेस होते हैं वो आपको अलग से दे दिए जाएंगे। मेरी आदत मैंने क्या कर रखा है अपने यहाँ, हर 6 महीने पे GST के चेंजेस पढ़ने हैं। मैं हर 6 महीने पे अपनी बुक को अमेंड करूंगा। कस्टम में ऐसा नहीं है, डायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं है, GST में हर 6 महीने पे करूंगा। लेकिन आपको डरना नहीं है, आप 7th एडिशन की बुक से पढ़ रहे हो, अभी एग्जाम दोगे नवंबर दिसंबर 2021 में, डरना नहीं है। सही बुक है, काम करेगी। खाली 2-4 जगह जो चेंजेस मैं करूंगा 7th से 8th एडिशन में, वो मैं आपको बता दूंगा कि भाई मैंने कहां कहां थोड़े बहुत चेंज किए हैं, और उसके नोट्स भी अलग से दे दूंगा, उसकी क्लास भी अलग से दे दूंगा। ठीक सर, हम लोग ये 4 पेज पढ़ेंगे और ये ई इनवॉइस के 6 पेज पढ़ेंगे जो मैंने 7th एडिशन की बुक में आपको बताया, या आपके पास 8th एडिशन की बुक आगे आएगी तो पेज नंबर मैच करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। खाली एट प्रेजेंट जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 8th एडिशन की बुक तो हमारी बनेगी कब? जुलाई 2021 में मार्केट में रिलीज होगी। लेकिन पेज नंबर, कंटेंट ऑलमोस्ट सेम जगह रहेंगे। अगर कोई चेंजेस आते हैं तो मैं लास्ट में ऐड करता हूं, या जहां पर ब्लैंक पेज दे रखा है वहां मैं चेंजेस को ऐड करता हूं, दिक्कत नहीं आती स्टूडेंट्स को। ठीक सर, जो कंप्लीट रिकॉर्डिंग होती है ना डिटेल्ड में, वो साल में एक बार होती है GST की, साल में एक बार होती है कस्टम की, साल में एक बार होती है डायरेक्ट टैक्स की। ठीक, अब क्या होता है, जो मैं हर 6 महीने पे बुक को चेंज करता हूं तो उसमें भी थोड़े बहुत जो चेंज होते हैं वो मैं क्लास रिप्लेस करता हूं GST में। कस्टम में तो कोई चेंज नहीं होते, डायरेक्ट टैक्स में कोई चेंज नहीं होते, 6-6 महीने पे, साल भर में होते हैं। GST में जो मैं 6-6 महीने पे बुक चेंज करता हूं, वहां मैं जो
पेज में ज्यादा चेंजेज है, जो चैप्टर में ज्यादा चेंजेज है, उसको मैं रिप्लेस करता हूं। और ये हमारी टीम को भी पता है, स्टूडेंट्स को भी पता है। ठीक, जो हमारी कंप्लीट अभी रिकॉर्डिंग आने वाली है आगे जीएसटी की, कंप्लीट डिटेल्ड स्क्रैच से, जीरो लेवल से सब कुछ नया पढ़ाया जाएगा। वो हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी मिड जुलाई के आसपास। मिड जुलाई से स्टार्ट होगी, सीए के लिए चलेगी सितंबर मिड तक, सीएमए इंटर के लिए चलेगी अक्टूबर मिड तक, सीएमए फाइनल के लिए चलेगी अक्टूबर एंड तक। मतलब वो 4 महीने का फेज होता है। लेकिन फिर उसमें कोई भी क्लास पुरानी यूज नहीं की जाएगी, वो स्क्रैच से चलेगी, जीरो लेवल से। रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट होगी वो 15 जुलाई के आसपास। कब तक चलेगी? अक्टूबर मिड तक, अक्टूबर एंड तक। अच्छा, अभी जो हमारे यहाँ बच्चे रजिस्टर्ड हो रहे हैं नवंबर दिसंबर के लिए, उनको हमने कहा हुआ है कि जो आगे की नई रिकॉर्डिंग है उसका एक्सेस आपको मिलेगा, आप डिस्काउंट मत लो। डिस्काउंट लोगे तो अमेंडमेंट क्लास देंगे, डिस्काउंट नहीं लोगे, ग्रॉस फी पे एडमिशन लोगे तो आगे की क्लास आपको फ्री एक्सेस मिलेगा पूरी नई रिकॉर्डिंग का। बाकी आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं तो टीम से कांटेक्ट कीजिए। आपकी क्या बात, क्या सारी चैट आपके पास भी होगी, हमारी टीम के पास भी होगी। डिपेंड करता है किस बच्चे ने बताया है हमें कि उसका एग्जाम कब है। अब कोई बच्चा बता ही नहीं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो ये एडिशन की बात है, मैंने पहले भी काफी बार बताया था, मुझे लगा कि इस क्लास में बता देना चाहिए और क्लैरिटी के लिए। तो सर फाइनली मैंने यहाँ टॉपिक बता रखा है कि मैं इस क्लास में क्या क्या पढ़ाऊंगा। क्यूआर कोड, डायनेमिक क्यूआर कोड, फर्क है दोनों में, ध्यान रखना। उसके बाद उसी बीच में एक सेक्शन है 31 है डिजिटल पेमेंट फैसिलिटी। फिर जो हम रूल 48 में जाएंगे तो इनवॉइस, मैनर ऑफ इशू, ई इनवॉइस, इनवॉइस रेफरेंस नंबर, फॉर्म जीएसटी INV 01, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, इन सब की बात करेंगे। एंड देन लास्ट में यो मिड में एक टॉपिक आ रहा था HSN कोड एंड डिजिट का, उसको करेंगे। सर इसको एक बार लिख लीजिए आप लोग, इसको प्लीज आप लोग लिख लीजिए एक बार। एक समरी बन गई कि हम आगे 2 घंटा क्या पढ़ने वाले हैं। और थोड़ी मेरी क्लास स्लो एंड डिटेल्ड में चलती है, तो YouTube के स्टूडेंट्स फॉलो ना करना चाहे मत कीजिए। स्पीड बढ़ा के देखना चाहते हैं स्पीड बढ़ा के देख लीजिए। 1.5 1.6 तक की स्पीड पे भी YouTube पे देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1.5 की स्पीड पे अगर आप मेरी क्लास को YouTube पे देख रहे हो तो दिक्कत नहीं आएगी, सब समझ में आएगा, बशर्ते कि आपने पहले पढ़ा हुआ हो और आप सिर्फ अमेंडमेंट के लिए पढ़ना चाहते हैं। जो बच्चे हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स पहले से कुछ नहीं जानते हैं, फ्रॉम जीरो लेवल से हर चीज सीखना चाहते हैं, प्लीज वीडियो की स्पीड ना बढ़ाएं, नॉर्मल स्पीड पे देखें, तभी आपको फायदा करेगा। वीडियो की स्पीड बढ़ाने से अच्छा टाइम थोड़ा ज्यादा दीजिए पढ़ाई को, उसके थ्रू इफिशियंसी को बढ़ाइए। वीडियो की स्पीड को बढ़ा के कोर्स को जल्दी खत्म करना इज नॉट अ गुड डिसीजन। रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, वीडियो की स्पीड को डबल कर देना, भगा भगा के देखना, चीजों को नोट ना करना, एज्यूम कर लेना कि ये क्या नोट करना है, आगे बढ़ो, आपको नुकसान हो जाएगा फायदे की जगह। प्लीज वीडियो रोकिए, यहां पे लिख लीजिए। चलिए, आई होप आप लोग वीडियो रोक के लिख चुके हैं। थोड़ा सा देखो, मैंने ये ओवरव्यू यहां पे दिया है, फटाफट 2 मिनट में आपका लूंगा। मैंने यहां लिख दिया है क्या फर्क है, मैंने यहां पर लिख दिया है सीए इंटर के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, अगर मई 2021 वाला एग्जाम देते हैं, अब वो एग्जाम कभी भी हो, जुलाई में हो या अगस्त में हो, 7th एडिशन की बुक चल रही है और वो बुक अपडेटेड है 31 अक्टूबर तक के चेंजेस को लेके। अगर आपका एग्जाम नवंबर 2021 में है तो एक लेटेस्ट बुक हमारी आएगी जुलाई महीने में। कब? जुलाई मंथ में, 8th एडिशन उसका नाम होगा। उसमें नवंबर के हिसाब से सारे लॉ अपडेटेड होंगे 30 अप्रैल तक के, कोई अलग से अमेंडमेंट नहीं पढ़नी होगी। और अब जो बच्चे 7th एडिशन से नवंबर में एग्जाम देंगे उनको थोड़ा बहुत अमेंडमेंट पढ़ना पड़ेगा। वो अमेंडमेंट के लिए वो जुलाई और अगस्त में बात करना। सर क्या मेरे पास 7th एडिशन की जो बुक है उससे मैं नवंबर में एग्जाम दे सकता हूं? हाँ दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपना 6-6 महीने पे बुक रिवाइज करता हूं, तो जो मोस्ट अपडेटेड बुक होगी नवंबर के लिए सीए स्टूडेंट्स, वो 8th एडिशन होगी जो आएगी जुलाई 21 में, अपडेटेड होगी 30 अप्रैल तक। इंस्टीट्यूट कहता है नवंबर में एग्जाम हो तो आपको लॉ 30 अप्रैल तक का पढ़ना है, तो ये फर्क है मई नवंबर में। अब आ जाओ सीए में स्टूडेंट्स, इंटर हो या फाइनल,
हमारी जून एग्जाम्स के लिए 7th एडिशन की बुक चल रही है। अब वो एग्जाम जुलाई में हो या अगस्त में हो, सेम बुक काम करेगी। ध्यान रखना, सीएमए को कहां तक का अपडेशन पढ़ना पड़ता है, 1 महीना आगे तक का, 30 नवंबर 2020 तक का। ऊपर देखो, सीए के स्टूडेंट्स कहां तक की अमेंडमेंट पढ़ते हैं, 31 अक्टूबर तक की। और सीएमए स्टूडेंट्स का अगर अभी जून में एग्जाम है तो वो कहां तक के चेंजेस पढ़ेंगे, 30 नवंबर 2020 तक के। 1 महीने का गैप होता है एग्जाम में, इसलिए अपडेशन में 1 महीने तक का गैप होता है। अगेन, आपकी भी अगर दिसंबर 21 में एग्जाम है तो आगे अपडेटेड बुक आएगी हमारी 8th एडिशन, ऑलमोस्ट सेम रहता है। आप 7th एडिशन से भी एग्जाम दे सकते हैं दिसंबर 21 का, लेकिन थोड़ा बहुत अमेंडमेंट आपको आगे पढ़ना पड़ेगा, अमेंडमेंट के नोट्स देखने पड़ेंगे, अमेंडमेंट की क्लास देखनी पड़ेगी। सर अगेन, जो हम दिसंबर 2021 में एग्जाम दे रहे हैं तो हमें कहां तक का लॉ पढ़ना है, 31 मई 2021 तक का। ये जीएसटी की बात हो रही है, प्लीज इसको कस्टम पे ना लगा देना और डायरेक्ट टैक्स में ना लगा देना, क्योंकि वहां फाइनेंस एक्ट की बात होती है, वहां असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर की बात होती है। यहां असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट नहीं है, ध्यान रखना। हर 6 महीने पे अच्छा खासा चेंजेस आता है जो कि कस्टम में नहीं आता, जो कि डायरेक्ट टैक्स में नहीं आता। इनफैक्ट अगर आप कस्टम की बात करें तो मई नवंबर और जून दिसंबर का सिलेबस सेम होता है। डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो भी मई नवंबर जून दिसंबर का सिलेबस सेम होता है। ठीक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कस्टम, कस्टम की सेम बुक चलती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट टैक्स, सेम बुक चलती है। सर ये जो नई बुक आएगी हमारी लेटेस्ट अपडेटेड सीए सीएमए स्टूडेंट्स के लिए, सर वो मिड ऑफ द जुलाई में आएगी। ध्यान रखना, हमारे यहाँ सभी की वॉल्यूम्स अलग अलग मेंटेन होती है, सीए सीएमए इंटर सीएमए फाइनल। अब एक बच्चा बोलता है सर मेरा तो एग्जाम अगले साल है। भाई अगले साल अगर तुम्हारा एग्जाम है जून 2022 में, तो तुम्हें कहां तक की अमेंडमेंट पढ़नी है, 30 नवंबर 2021। तो तुम मई जून के महीने में क्लासेस क्यों ढूंढ रहे हो, 6 महीने में तो क्या क्या हो जाएगा चेंजेस वो देखो तुम। मतलब तुम मई महीने में जून महीने में क्लासेस क्यों लेना चाहते हो, पुरानी क्लासेस, तुम्हारा एग्जाम जब अगले साल है। सर अभी तो वही बच्चा क्लास ले जिसका एग्जाम नवंबर दिसंबर तक है, उसी को फायदा है ये क्लास लेने में। सर एनीवे, आप कहते हो कि आपका एग्जाम नेक्स्ट ईयर में है, जून 2022 में सीएमए स्टूडेंट्स, सीए 1 महीना पीछे कर लेना। तो सर आपको लॉ कहां तक का पढ़ना है, 30 नवंबर 2021 तक का लॉ पढ़ना है। हाँ, फाइनेंस एक्ट भी पढ़ना है 2021। अगर आपका नेक्स्ट ईयर एग्जाम है आपका, तो आपको फाइनेंस एक्ट 2021 की जीएसटी चेंजेस प्लस चेंजेस अप टू 30 नवंबर 2021 तक का पढ़ना है। ठीक सर, ये जो चीज है, ये फुल्ली अपडेटेड बुक जो हमारी है वो 9th एडिशन जीएसटी की बुक आएगी, वो आएगी दिसंबर 21 में, राइट, ये ध्यान रखना है। अच्छा, बोला सर हम अगर आपसे क्लास लेना चाहते हैं अभी तो कब आए, हमारा एग्जाम अगर अगले साल है जून 2022 में और आपसे क्लास लेना चाहते हैं, कब आए? तो आप मिड जुलाई में कांटेक्ट करो, उस समय जो हमारी फ्रेश रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी वो वाली क्लास लेके आप अगले साल एग्जाम दे सकते हो। हालांकि ध्यान रखना, ये जो 8th एडिशन जीएसटी बुक मिड जुलाई रिकॉर्डिंग जुलाई मंथ में जो हमारी स्टार्ट होगी, जिसमें अमेंडमेंट अप टू 31 मई 2021 तक रहेगा, और ये मोस्ट अपडेटेड बुक एंड क्लास होगी किन बच्चों के लिए, जिनका एग्जाम दिसंबर 2021 में है। मतलब ये जो नई रिकॉर्डिंग से जो स्टूडेंट्स पढ़ेंगे उनको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है कि क्या नया आया है, लेकिन हाँ, जो इस क्लास से पढ़ने के बाद अगले साल एग्जाम देंगे जून 2022 में, उनको फिर अमेंडमेंट की क्लास आगे जाके लेनी पड़ेगी जनवरी फरवरी में, 6 महीने के चेंजेस को कवर करने के लिए, जो ज्यादा नहीं होते, माइनर से चेंजेस होते हैं। मोस्टली तो मैं चलती क्लास में ही बता देता हूं कि क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं या आ गए हैं जो अगले अटेम्प्ट को अफेक्ट करेंगे। तो मोटा मोटी आइडिया है कि सर मेरा एग्जाम अगले साल जून 2022 में है। ठीक, अगले साल अगर आपका जून 2022 में एग्जाम है, मोस्ट अपडेटेड चीज पढ़ना चाहते हो तुम, तब तो सीधा तुम दिसंबर में आओ हमारे पास। कब आओ? दिसंबर में। बोला सर दिसंबर में आएंगे तब तो बहुत लेट तक कोर्स चलता रहेगा, मार्च 2022 तक हमें पहले खत्म करना है। तो ये वाले बैच में आ जाओ जो हम जुलाई में
जुलाई वाली बुक से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। अभी तो जो हमारे पास बुक है वो तो 7th एडिशन की। अब 7th एडिशन की बुक से आप अगले साल जून में एग्जाम देना चाहते हो तो गलत हो जाएगा। दो दो एडिशन का फर्क हो जाएगा, 6 महीने, मतलब कि 1 साल पुरानी चीज आप पढ़ रहे हो। तो ऐसा ना करना। हम तो एडमिशन के टाइम पे भी बच्चों को बताते हैं, ठीक है। बाकी इसको भी जरूर लिखो जो बच्चे यूट्यूब पे इस क्लास को देख रहे हैं और आगे एग्जाम देने वाले हैं और एसएटीसी को फॉलो कर रहे हैं, या अभी जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं लेकिन नवंबर दिसंबर में एग्जाम देंगे, तो वो इन बातों को ध्यान रखो। जो स्टूडेंट्स हमारे रजिस्टर्ड हैं और आगे नवंबर दिसंबर में एग्जाम देंगे सीए सीएमए स्टूडेंट्स, तो इन बातों को ध्यान रखना है। कौन सी एडिशन की बुक कहां तक अपडेटेड है और अमेंडमेंट अलग से पढ़ना पड़ेगा या नहीं, ठीक। लिखिए इसको भी फटाफट, इसको भी फटाफट पढ़िए, लिखिए। सर बाकी कोचिंग का मैं नहीं जानता, इंस्टीट्यूट साल में एक ही बार बुक देती है जीएसटी की। मैं अपनी कोचिंग में 6-6 महीने पे बुक को चेंज करता हूं। और मैंने बताया भी कि 7th एडिशन की बुक से अगर आप नवंबर दिसंबर की तैयारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं। खाली अलग से थोड़ा बहुत अमेंडमेंट पढ़ना पड़ेगा, जिसके नोट्स क्लास सब फ्री आपको मिलेंगे, कहीं कोई चार्ज नहीं रहता है इस अमेंडमेंट्स की और इस चेंजेस की। वीडियो रोक के लिख लीजिए। थोड़ा सा नीचे चलते हैं ये वाला डिस्कशन के लिए। अगर मोस्ट अपडेटेड चीज से पढ़ना चाहते हैं और आपका एग्जाम नवंबर दिसंबर में है तो सर जुलाई वाली रिकॉर्डिंग में आ जाइए, जो अक्टूबर तक चलेगी सीएमए स्टूडेंट्स के लिए और सितंबर तक चलेगी सीए स्टूडेंट्स के लिए। सर ये जो जुलाई में रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट होगी मिड जुलाई से, ये सितंबर मिड तक चलेगी सीए इंटर के स्टूडेंट्स के लिए। सीए फाइनल को तो मैं पढ़ाता ही नहीं। और मिड जुलाई से ये ऐसे समझिए कि अक्टूबर एंड तक चलेगी सीएमए स्टूडेंट्स के लिए, इंटर हो या फाइनल। और यहां मोस्ट अपडेटेड चीज आप पढ़ोगे, कोई अलग से कुछ भी चेंजेस नहीं पढ़ने पड़ेंगे अगर आपका एग्जाम दिसंबर में है 2021 में। और फिर जून में है तो उस बैच से काम चलेगा, थोड़ा बहुत अमेंडमेंट पढ़ना पड़ेगा। सर रूल वही है, सीए हो या सीएमए, आप अपनी डेडलाइन देखो। बहुत सिंपल सी बात है, सामने आके अब कह दूं सर, बहुत सिंपल सी बात है। अगर मेरा नवंबर में एग्जाम है, सीए स्टूडेंट हो और मुझे पता है कि नवंबर में 30 अप्रैल तक की अमेंडमेंट पढ़नी है, तो जो रिकॉर्डिंग 30 अप्रैल के बाद होगी वही तो अपडेटेड होगी। खुद से दिमाग लगाओ ना। सर मेरा एग्जाम नवंबर 21 में है, तो नवंबर 21 में एग्जाम है, इंस्टीट्यूट कहती है 30 अप्रैल तक की अमेंडमेंट पढ़नी है, तो 30 अप्रैल के बाद जो मार्केट में बुक आएगी, जो क्लास आएगी, वही तो अपडेटेड होगी। ऐसे ही सीएमए स्टूडेंट जिनका एग्जाम दिसंबर 21 में है, 31 मई के बाद जो क्लासेस आएंगी, जो बुक आएंगी, वही तो मोस्ट अपडेटेड बुक होंगी आपके एग्जाम्स के लिए। आप पुरानी क्लास के पीछे देखो। कोई टीचर कहे कि ये लेटेस्ट क्लास है बोल के सेल कर दे, वो अलग बात है, लेकिन खुद का सेंस लगाओ आप। कैसे कोई टीचर अपडेटेड बुक आपको दे सकता है मई मंथ में, अप्रैल मंथ में अपडेटेड बुक और अपडेटेड क्लास दिसंबर के लिए, अगर पढ़ना ही अमेंडमेंट 31 मई तक का है। आप खुद सोचो, हमारे यहाँ तो काउंसलिंग में हम बोल देते हैं एडमिशन लेने से पहले, तो इस बात को समझना होगा आपको। मैंने क्या कहा, आपका नवंबर दिसंबर में एग्जाम्स है, मोस्ट अपडेटेड एंड रेलेवेंट चीज पढ़नी है, जिसमें अलग से कुछ भी अमेंडमेंट में दिमाग न लगाना पड़े। हमारी नई रिकॉर्डिंग आ रही है मिड ऑफ द जुलाई से। हाँ, मिड ऑफ द जुलाई से आ रही है। मान लो आप कोई टीचर जून से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम भी जून से स्टार्ट करें, ऐसा कोई कंपटीशन मेरे यहाँ मैं नहीं करता। मैं अपनी जुलाई में स्टार्ट करूंगा, सीए स्टूडेंट्स के लिए मैं सितंबर में खत्म करूंगा, सीएमए स्टूडेंट्स के लिए अक्टूबर में आराम आराम से पढ़ाता हुआ चलूंगा। मोस्ट अपडेटेड, मोस्ट रेलेवेंट चीज क्लास के अंदर ही, कॉन्सेप्ट, अमेंडेड क्लास डिस्कशन सारा होता हुआ चलेगा। ठीक, चलिए सर, बिना आप समय बर्बाद किए, ये तो एक बेसिक चीज हो गई जो मुझे बतानी जरूरी थी। मुझे लग रहा था काफी स्टूडेंट्स इस चीज को नहीं जानते हैं। देखो, जो मुझे अच्छे से फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब पे वो तो जानते हैं, लेकिन मुझे लगा काफी बच्चे नहीं जानते हैं। बहुत दिनों के बाद मैंने ये बताना चाहा आपको, वो मैंने आपको बता दिया। अब हमारे यहाँ भी बहुत बार बच्चे अटेम्प्ट नहीं बताते हैं, रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं।
तो वो बच्चे जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं लेकिन हमें अटेम्प्ट नहीं बता रखे हैं, वो उनकी भी एक क्रिस्टल क्लैरिटी फिर से आ गई होगी। हालांकि इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने सब कुछ बता रखा है, यूट्यूब पे या फिर जो शुरू में मेरी डेमो और इंट्रोडक्शन क्लास होती है उसमें ये सारी चीजें मैंने बता रखी हैं, जो आज के दिन मेरी रिपीट हो गई 10 से 15 मिनट का कंटेंट। चलिए सर, क्विक रिस्पॉन्स कोड कहां आ गए सर हम लोग? पेज नंबर 9.5 से 9.8 तक हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं टैक्स इनवॉइस चैप्टर में, इंक्लूडिंग ई इनवॉइस का कुछ बात 6 पेज का है। तो ई इनवॉइस की जब बात आएगी तो मैं ई इनवॉइस के इस 6 पेज में चला जाऊंगा। अभी फिलहाल पर्टिकुलर्स ऑफ टैक्स इनवॉइस में ये सब बातें लास्ट क्लास में एनालाइज कर ली थी। यहां पर बात हो रही है कि आपको सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर भी आप कर सकते हो अपनी इनवॉइस का, अपनी इनवॉइस का। इनवॉइस में काफी सारे कंटेंट्स हैं, काफी सारे कंटेंट लिखने की जरूरत होती है जिसको बोला जाता है पर्टिकुलर्स, जो एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए क्या है? रेलिवेंट। ठीक, लेकिन अब इसमें गवर्नमेंट ने रिसेंटली कुछ चीजें और ऐड की हुई हैं, जैसे कि यहां पर गवर्नमेंट बोलती है कि आपको क्विक रिस्पॉन्स कोड having embedded invoice reference number in it in case invoice has been issued in a manner prescribed under rule 48 sub rule 4। तो बेसिकली जब हम रूल 48 सब रूल 4 में जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, मैं सामने आ जाऊं सर। जब हम लोग आगे रूल 48 सब रूल 4 में जाएंगे तो वहां लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस इशू करनी पड़ेगी, और इलेक्ट्रॉनिक ई इनवॉइस के अंदर ये रेफरेंस आता है इनवॉइस रेफरेंस नंबर का, जो इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल से ऑब्टेन करना पड़ता है, उसका एक पूरा प्रोसेस है। ठीक, और सर वो नंबर की ना कोडिंग हो जाती है किसमें? क्विक रिस्पॉन्स कोड। अब ये है क्या सर क्विक रिस्पॉन्स कोड? तो ये फोटो मैंने आपके लिए सामने में रखी हुई है। बोला सर ये तो कुछ जाना पहचाना सा कोड है, ये हम किसी दुकान पे कुछ खरीदारी करते हैं तो ये कोड दिखा के बोलते हैं इसको स्कैन कर लीजिए, डिटेल आ जाएगी, पेमेंट कर दीजिएगा। सर ये जो कोड है 2x2 डायमेंशनल कोड, ये स्क्वायर में आप कभी कभी देखते हो कि बार कोड सिस्टम भी होता है, जिसमें वो हम लोग कहीं शॉपिंग वॉपिंग करने जाते हैं तो वो लोग बिलिंग करने में यूज करते हैं। तो हर कोड का अपना अपना पर्पस है। ये क्विक रिस्पॉन्स कोड है। अब सर आप अपने घर में ऑनलाइन शॉपिंग करके जो आपके घर में सामान आता है उसमें जो इनवॉइस स्टेपल होती है उसको भी अच्छे से देखिएगा आप, तो ये कोड आपको वहां नजर आएगा। ठीक है, जनरली क्या कहा जाता है, जो आपके घर में ऑनलाइन सामान आया है आप पैकेट के अंदर से सामान निकाल लेते हो और पैकेट को यूं ही फेंक देते हो। पैकेट के ऊपर इनवॉइस होती है उसको भी आप कैजुअली बाहर फेंक देते हो डस्टबिन में। कहा जाता है कि उस पैकेट में जो आपकी इनवॉइस लगी हुई है और उस इनवॉइस में जो ये स्क्वायर स्क्वायर वाले कोड लगे हुए हैं सबको अच्छे से काट देना चाहिए, कट कर देना चाहिए, टेम्पर कर देना चाहिए, ताकि कोई भी आदमी किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करके उसको रीड ना करे। क्या समझे? इस क्यूआर कोड के रीडर जो मोबाइल में भी अवेलेबल होते हैं, जैसे आप पेटीएम से पेमेंट करते हो, कोई भी ऑनलाइन ऐप से पेमेंट करते हो, तो वो रीड करता है स्कैन क्यूआर रीडर और फिर फटाफट डिटेल आ जाती है, आप पे कर देते हो। तो सर आपके घर में जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, आप जो पैकेट है, जिस पैकेट के अंदर से सामान तो निकाल लिए आपने, पैकेट के ऊपर की इनवॉइस जो सेलो टेप से लगी हुई होती है, फुल पैक स्टेपलर, और उस इनवॉइस पे ये प्रिंट होता है, आप उसको यूं ही डस्टबिन में जाके फेंक देते हो। वहां से आपका डेटा मिसयूज हो सकता है। कोई भी क्यूआर रीडर इंस्ट्रूमेंट से इसको रीड करके आपका एड्रेस, आपकी बैंक डिटेल्स, आपके प्रोडक्ट की डिटेल्स, आपने क्या परचेजिंग की है, कहां से की है, वो सारी डिटेल लेके कल को फ्रॉड कर सकता है आपके साथ। तो मैं तो अपने यहाँ जितनी भी चीजें ऑनलाइन मंगाता हूं जो बाहर पैकेट में आती हैं, उसके ऊपर जो इनवॉइसेस होते हैं, सामान को अच्छे से रखो ना रखो, उन इनवॉइसेस को मैं अच्छे से टेम्पर करता हूं। ठीक है, हमने कटर रखा हुआ है, हमने कैंची रखी हुई है, उसको अच्छे से काट देते हैं और फिर जाके उसको फिर डिस्ट्रॉय करते हैं। अभी मान लो कोरोना कोविड पीरियड में तो कोई भी पैकेट हम घर में तो ला नहीं पा रहे हैं, बाहर से जो पार्सल आ रहा है वो हम बाहर ही डिस्पोज ऑफ करते हैं, उसको अंदर नहीं ला रहे हैं, सामान को थोड़ा रख देते हैं साइड में, जो कहा जा रहा है सावधानी बरतने के लिए। ठीक है सर, तो उसमें एक काम ये भी किया जाता है, ये क्यूआर कोड है, ठीक, ये इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन है आपके प्रोडक्ट की। तो वही गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई सब कुछ ऑटोमेटेड करना है, आप अपने इनवॉइस को जो जनरेट करोगे उसमें आपका क्यूआर कोड होना चाहिए।
अब ये क्यूआर कोड होने से क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान, उसी का डिस्कशन आगे करना है। लेकिन यहाँ रेफरेंस है सर रूल 48 सब रूल 4 में आगे ई इनवॉइस का डिस्कशन है। ई इनवॉइस से कनेक्टेड है इनवॉइस रेफरेंस नंबर। अब वो इनवॉइस रेफरेंस नंबर किसके अंदर है, इस बॉक्स के अंदर है, इस बॉक्स के अंदर एम्बेडेड है, वो क्विक रिस्पांस कोड के अंदर है इनवॉइस रेफरेंस नंबर, और वो कनेक्टेड है ई इनवॉइस से। तो ये पूरा मांजरा अगले 1 घंटे में जब समझ जाएंगे तब हमें इजी हो जाएगा। अभी तो समझो कि इनवॉइस के पर्टिकुलर्स में रूल 46 बोलता है कि क्विक रिस्पांस कोड होना चाहिए, जिसके अंदर क्या होनी चाहिए, इनवॉइस रेफरेंस नंबर। अगर आपको इनवॉइस इशू करना है किसके अकॉर्डिंग, रूल 48 सब रूल 4 के अकॉर्डिंग, ये अमेंडमेंट आई। ठीक, उसके अलावा अब बोलता है कि जो आपने ऊपर पढ़ा कि सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर, तो बोलता है सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द सप्लायर और ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव शैल नॉट बी रिक्वायर्ड इन केस ऑफ इशुएंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस। क्या समझे, जो आप यहां बोलता है कि आपका इनवॉइस सिग्नेचर होना चाहिए या डिजिटली साइंड होना चाहिए, लेकिन अगर आप रूल 48 सब रूल 4 में ई इनवॉइस इशू करते हो तो आपको सिग्नेचर या डिजिटल सिग्नेचर करने की जरूरत नहीं है। ई इनवॉइस के फायदे, एक फायदा अगर आपसे कोई पूछे ई इनवॉइस का क्या एडवांटेज है, तो सर ई इनवॉइस के केस में, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस के केस में हमें सिग्नेचर या डिजिटल सिग्नेचर नहीं करना पड़ता है। अब वो ई इनवॉइस इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस कैसे इशू करना है तो वो सब हम आगे पढ़ेंगे। फर्दर गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन, तो अब नोटिफिकेशन भी पढ़ेंगे, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल and subject to such conditions and restrictions as mentioned therein, specify the tax invoice shall have quick response code। तो ठीक है, गवर्नमेंट यहां बोलता है क्विक रिस्पांस कोड होना चाहिए अगर आप ई इनवॉइस जनरेट करते हैं, तो ये ई इनवॉइस के लिए बोला। उसके बाद बोलता है कि गवर्नमेंट टाइम टू टाइम और भी जगह इसको मेंशन करवा सकती है आपसे कि अगर आप टैक्स इनवॉइस इशू कर रहे हैं और हमने आपको नोटिफाई कर दिया है, इस ट्रांजैक्शन को नोटिफाई कर दिया है, तो उस पे क्यूआर कोड मेंशन होना चाहिए। ठीक सर, यहां बोलता है क्यूआर कोड के अंदर इनवॉइस रेफरेंस नंबर होना चाहिए। ठीक, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस इशू कर रहे हैं, डन। यहां बोल रहा है अदरवाइज ऑल्सो, मान लो आप इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस नहीं इशू कर रहे हैं, नॉर्मल टैक्स इनवॉइस इशू कर रहे हैं, तो वहां भी क्यूआर कोड होना चाहिए। इसके लिए हम टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन निकालेंगे, कंडीशंस रिस्ट्रिक्शंस डालेंगे। ओवरऑल पर्पस क्या है, हर चीज ऑटोमेटेड करना। गवर्नमेंट क्या चाहती है, हर चीज ऑटोमेटेड हो जाए, हर चीज जो मैन्युअली हो रही है वो कहां आ जाए, कंप्यूटराइज और सर्वर में उसकी डिटेल आ जाए। हम इनवॉइस रेज कर रहे हैं, इनवॉइस के पैटर्न को वो ई इनवॉइस में बदल दे रही है ताकि उसकी मैपिंग मेरे इनवॉइस की मैपिंग सर्वर पे हो जाए, ताकि उससे फास्ट प्रोसेसिंग हो सके, जीएसटी की टैक्स इवेजन को रोका जा सके, डेटा फीडिंग में प्रॉब्लम आगे ना हो, ऑटोमेटिक कर देना चाहती है गवर्नमेंट। उसके अलावा क्विक रिस्पांस कोड यानी पूरे इनवॉइस का डेटा इस बॉक्स के अंदर आ जाए। मान लो मैंने जो आपको इनवॉइस इशू की है उसके अंदर मेरा नाम है, आपका नाम है, प्रोडक्ट आपने क्या खरीदा, कितने में खरीदा, जीएसटी क्या, आपका एड्रेस क्या, ये सारी इंफॉर्मेशन इस बॉक्स के अंदर आ जाए, जिसको तुम वो मोबाइल में इसको स्कैन करो तो अपने आप फिर मोबाइल में सारी इंफॉर्मेशन आ जाए। तो कहीं ना कहीं वो डेटा सर्वर पे आ चुका है, किसी न किसी पोर्टल पे, मतलब मेरे इनवॉइस के डेटा को मैंने इस कोड में बदला और वो कोड मैंने उस इनवॉइस पे प्रिंट कर दिया, कुछ इस तरीके का। आपको अभी वो फोटो मेरे पास नहीं है, वो फोटो नहीं है मेरे पास, लेकिन आप अपने घर में कोई भी ऑनलाइन परचेज की इनवॉइस उठा लो ना, चलो आप अपने घर में कोई भी ऑनलाइन परचेज की इनवॉइस उठा लो, आपको इस तरीके का कोड इनवॉइस पर दिखेगा। एक तो है कि दुकान में आपका परचेजिंग करने और ये वाला कोड का प्रिंट लगा हुआ था, आपने स्कैन करके पेटीएम और यूपीआई से पेमेंट कर दिया भीम ऐप से, वो नहीं, वो अपने पेमेंट की अलग बात है, वो डिस्प्ले में कोड लगा हुआ है। मैं कह रहा हूं आपके घर में जो ऑनलाइन शॉपिंग हुई है उसमें जो आपके घर पे इनवॉइस आई है उस पर आपको ये बॉक्स दिख जाएंगे। तो अब कोई इंफॉर्मेशन जो आपकी इनवॉइस में है, अब इनवॉइस में आप देख रहे हैं, वो तो आप देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि अच्छा ये माल यहां से आया है, मुझे कितने रुपए, ये सब आपने पढ़ लिया। लेकिन अब सोचिए एक मशीन को इसके सामने रख के स्कैन कर लें कुछ इस तरीके से, एक मशीन को
देख रहे हैं आपका यहां पर ये फोटो दिख रही है, इमेज। अब मोबाइल रख के हमने उसको स्कैन किया, जैसे ही स्कैन किया वो सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर आ गई। तो गवर्नमेंट अल्टीमेटली इन सब की हेल्प से क्या करना चाह रही है भाई? डिजिटलाइजेशन, हर चीज की मैपिंग हो जाए, हर चीज कंप्यूटर और सर्वर पे पहुंच जाए, कुछ सप्लायर के यहां रहे और कुछ गवर्नमेंट के पोर्टल पे आ जाए। एनीवे हर चीज गवर्नमेंट के पोर्टल पे हम नहीं मांग सकते, लेकिन कभी सप्लायर से मांगना पड़े तो तुरंत मिल जाएगा ना। वरना वो तो बहाना बना देगा जी कंप्यूटर मेरा खराब हो गया, बहाना बना देगा कि जी जिस गोडाउन में इनवॉइस रखी हुई थी वो जल गई, गोडाउन में आग लग गई। अब बंदे ने चोरी कर रखा है और जीएसटी वाले कोई डॉक्यूमेंट मांगेंगे तो वो क्या बोलेगा जी गोडाउन में आग लग गया। कंप्यूटर के लिए बोलेगा जी सर्वर डाउन हो गया, सर्वर क्रैश कर गया, हार्ड डिस्क खराब हो गई। तो चलो भाई अब हमें तुमसे जानना ही नहीं है कुछ भी, क्योंकि वो सारी चीजें अब हमारे पास आ गई हैं। जब मैं ट्रांजैक्शन करता हूं तुमसे, मैं तुमको अपनी क्लास बेचता हूं और तुम मुझे ऑनलाइन पेमेंट करते हो, मैं इस ट्रांजैक्शन को छुपा दूं, जला दूं, मैं कोई इनवॉइस तुमको न दूं, फिर भी गवर्नमेंट को बैंक के थ्रू इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ना कि मैंने कितने लाख रुपए का सालाना या मंथली में बिजनेस किया। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिक हो गया। मैं तुम्हें ऑनलाइन क्लास दे रहा हूं, तुम मुझे ऑनलाइन पेमेंट दे रहे हो, मैं कितना ही अब छुपा लूं अपनी सेल्स को, छुपेगा नहीं, क्योंकि अब ये ट्रांजैक्शंस ऑटोमेटिक हो गया। फेस टू फेस क्लास में आते थे पढ़ने के लिए, 50 बच्चों का बैच है और बोला मैंने 10 बच्चों का बैच है, कैसे पता चलेगा गवर्नमेंट को? लेकिन आज के दिन में जिस सॉफ्टवेयर को यूज करके आपको क्लास दे रहा हूं, उस सॉफ्टवेयर के लॉगबुक में लॉग मेंटेन हो रहा है कि मैं कितने बच्चों की आईडी क्रिएट करके क्लास दे चुका हूं। कैसे छुप जाएगा? कैसे छुप जाएगी ये इंफॉर्मेशन? हमने कितने बच्चों को क्लास दी वो उसमें मैप हो रही है, हम बच्चों के नंबर घटा ही नहीं सकते उसमें। प्लस तुम पेमेंट मुझे ऑनलाइन दे रहे हो, बैंक में जा रही है, वो कैसे छुपेगी? तो अब आज के दिन ये जो प्रोसेस ऑटोमेटेड हुआ तो गवर्नमेंट को नंबर ऑफ एस्टूडेंट्स भी पता है और रेवेन्यू भी पता है, और हम चोरी भी नहीं कर पाएंगे। प्रॉपर जीएसटी पे करना पड़ रहा है और प्रॉपर इनकम टैक्स पे करना पड़ रहा है, अगर आप पहले नहीं करते थे तो वैसे ही गवर्नमेंट इन मायाजाल के थ्रू ये क्विक रिस्पांस कोड, अभी पढ़ेंगे डायनेमिक क्विक रिस्पांस कोड, आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक और ई इनवॉइस। गवर्नमेंट अल्टीमेटली क्या चाहती है कि भाई ये चीज ऑटोमेटेड हो जाए हर चीज, ताकि प्रोसेसिंग फास्ट हो, मैपिंग फास्ट हो, और जो फ्रॉड इनवॉइस होती है, डमी इनवॉइस का जो फ्रॉड होता है, फ्रॉडुलेंट इनवॉइस के बेसिस पर लोग परचेज दिखाते हैं, आईटीसी की क्रेडिट लेते हैं, सेल दिखाते हैं, वो सब रुक जाए और सारा डेटा ऑटोमेटेड हो जाए। आप इनवॉइस देख देख के डेटा पंच कर रहे हैं, आपने इनवॉइस यहां देखा और उसको देख के कंप्यूटर में डेटा पंच कर रहे हैं, उससे अच्छा एक मशीन लगाई उस क्यूआर कोड पे और सारा डेटा अपने आप कहां आ गया? कंप्यूटर के अंदर। क्या अच्छा है? 50 इनवॉइस की मैनुअल एंट्री करना कंप्यूटर में, और या फिर मशीन को रख दिया इस इनवॉइस पर जो ये बॉक्स चिपका हुआ है और सारा डेटा अपने आप कंप्यूटर के अंदर जा रहा है ऑटोमेटिक। क्या अच्छा है? आप डिसाइड कर लीजिए। तो गवर्नमेंट इसी की ओर जा रही है, लेकिन अब गवर्नमेंट सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर आदमी पे डाल नहीं सकती। जैसे आपने देखा पीछे कि कुछ लोगों को हम रजिस्ट्रेशन ही नहीं लेते हैं, कुछ लोगों को हम कंपोजिशन स्कीम में डाल देते हैं, और कुछ लोगों से कंप्लायंस अच्छा खासा करवाते हैं। अलग अलग कैटेगरी है। हमने क्या बोला? 10 लाख 20 लाख 40 लाख वाले टर्नओवर वालों तुम लोग को रजिस्ट्रेशन ही नहीं लेना है। हमने बोला सेक्शन 24 वालों तुम लोग को रजिस्ट्रेशन लेना है मैंडेटरी, तुम लोग बड़े लोग हो। फिर हमने बोला अच्छा तुम्हें दिक्कत हो रही है, तुम ऐसा करो कंपोजिशन स्कीम में चले जाओ। तो अलग अलग वैरायटी बना रखी है। वैसे यहां पर अब नोटिफिकेशन के थ्रू गवर्नमेंट ने अलग अलग वैरायटी बना रखी है, किसको ई इनवॉइस में जाना पड़ेगा, किसको डायनेमिक क्विक रिस्पांस कोड में जाना पड़ेगा, B2B ट्रांजैक्शन, B2C ट्रांजैक्शन। अगर मेरे कस्टमर, मेरे जो बायर है वो कस्टमर है B2C, तो उनके लिए अलग प्रोविजंस है, और मेरे बायर जो है वो B2B है, मैं माल बेचूंगा और वो ITC लेंगे क्योंकि वो आगे माल बेच रहे हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट अलग है। अब यहां से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा फिर से मैं रिपीट कर दूं, यहां कह रहा है नॉर्मल टैक्स इनवॉइस के केस में कुछ लोगों को क्यूआर कोड उस इनवॉइस पर बैठाना पड़ेगा, ठीक? यहां नहीं बोल रहा है कि आपको ई इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, लेकिन यहां पर बोल रहा है आप जब ई इनवॉइस इशू करोगे तो वहां पर आपका उसके ऊपर क्यूआर कोड होगा और उसके अंदर आपका इनवॉइस रेफरेंस नंबर एम्बेडेड होगा। अब ये इनवॉइस रेफरेंस नंबर क्या है ये तो आगे पढ़ेंगे।
ई इनवॉइस किनको इशू करना पड़ता, आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल ये जो नोटिफिकेशन है इसमें किसके बारे में चर्चा हो रखी है, जिनके ऊपर ई इनवॉइस का प्रोसीड्योर एप्लीकेबल नहीं है, एक। दूसरा कौन सी इनवॉइस, B2C इनवॉइस। हम यहां क्या पढ़ रहे हैं, ये जो अभी आपके सामने अब चीजें लिखी हुई हैं, ये लिखी हुई हैं डायनेमिक क्विक रिस्पॉन्स कोड के बारे में पता चलेगा। इसमें B2C इनवॉइस की बात हो रही है, यानी बिजनेस टू कस्टमर, वो कस्टमर जो अनरजिस्टर्ड है, जिसको ITC नहीं लेना। और ये हम उन लोगों की बात कर रहे हैं ओवरऑल जिनके ऊपर ई इनवॉइस का प्रोसीड्योर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ई इनवॉइस वाले लोगों को तो कंपलसरी क्विक रिस्पॉन्स कोड डालना पड़ता है, इनवॉइस रेफरेंस नंबर डालना पड़ता है, यहां पर उसकी चर्चा नहीं हो रही। लेकिन इनको क्विक रिस्पॉन्स कोड की जगह क्या देना है, डायनामिक क्विक रिस्पॉन्स कोड। अच्छा एक चीज और बताओ, बोला सर ये डायनेमिक क्या है। एक बात बताओ, तुम किसी दुकान पर जाते हो दवा खरीदने के लिए, और उसका ये जो प्लेट लगी रहती है, पेटीएम से पेमेंट करते हो तुम, तो जब तुम इसको स्कैन करते हो तो उसकी इंफॉर्मेशन आ जाती है, फिर तुम रुपए उसमें खुद से डालते हो, राइट। रुपए जब खुद से डालते हो तब पे होता है। सर काश ऐसा कोड हो, काश ऐसा कोड हो कि मैं मोबाइल में स्कैन करूं, रुपया रुपया सब आ जाए, खाली बस मैं करूं पे और पे हो जाए। यानी इस क्विक रिस्पॉन्स कोड के अंदर पेमेंट डिटेल्स भी हो। जैसे सामने मैं किसी दुकान पे गया, 2000 की बिलिंग हुई, उसने बिल बना के और उसने इस तरह का डिस्प्ले दिखाया मुझे, इस तरीके का दुकान पे। जैसे पेंटालून की शॉपिंग में गए आप CCD में गए, आप वो चायोज में गए, तो आपको ऑर्डर मिल गया। अब आपने ऑर्डर दिया, उसने ऑर्डर दे दिया, इधर आप देख रहे हैं आपका कितना रुपया वगैरह आ रहा है। अब उसने पूछा आप कैसे पे करोगे, आपने बोला सर मुझे तो है ना कार्ड से पे करना है ना कैश में पे करना है, मुझे तो मोबाइल, मैं तो डिजिटली पे करूंगा और कॉन्टेक्टलेस पे करूंगा। तो वो सामने वाला बंदा जो सेल्स पर्सन है वो इस डिस्प्ले में क्या करेगा, वही बॉक्स जो दिखा देगा आपको यहां पे। बोला सर हर दुकान में तो ये नहीं होती, तो फिर वो दुकान वाला जो तुमको इनवॉइस प्रिंट करके देगा पेमेंट के लिए, उस इनवॉइस पे वो बॉक्स रहेगा। ये वाला जो बॉक्स है, क्या तो वो इनवॉइस पे प्रिंट करके देगा या फिर ऐसे डिस्प्ले करके देगा। अब ऐसे डिस्प्ले करके देगा, तुम इसमें मोबाइल अपना पेटीएम वाला स्कैनिंग करोगे तो सर अमाउंट भी लिखा हुआ आएगा उसके अंदर, आपको खाली पे करना है, अमाउंट अलग से नहीं डालना है। वो उसने इस तरीके से कोड जनरेट किया है कि उसमें पेमेंट की डिटेल्स भी आ रही है। जैसे उसका बिल हुआ 2500 रुपए का, अब वो जो तुमको ऐसा वाला कोड इस डिस्प्ले में दिखाएगा और या फिर इनवॉइस पे प्रिंट करके देगा, उसके अंदर वो डेटा जा चुका। अब तुमको अपनी मोबाइल से इसको स्कैन करना है, अपने आप उसमें रुपए पहले से लिखे हुए आएंगे और पे कर देना है। सर रुपए जो पहले से लिखे हुए आते हैं ना, उसी को हम लोग बोलते हैं डायनामिक क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्या समझे, ये जो हम अभी पढ़ने वाले हैं डायनामिक क्विक रिस्पॉन्स कोड, इसकी एक खास बात क्या है, इसमें पेमेंट की डिटेल्स, कितना रुपया पे करना है, सामने वाले का नाम क्या है, सामने वाले का बैंक अकाउंट क्या है, वो सारा चीज इसमें दिखेगा। यूपीआई लिंक दिखेगा या अदर पेमेंट्स के तरीके दिखेंगे। तुम उस तरीकों में से चूज कर लेना, तुम कैसे पे करना चाहते हो, पे कर देना। ठीक, ये नॉर्मल क्विक रिस्पॉन्स कोड नहीं है, ये डायनामिक क्विक रिस्पॉन्स कोड है, जिसके बारे में हम यहां भी बात करेंगे। और इनवॉइस का जो नोट्स है, ई इनवॉइस का 6 पेज का, आपकी बुक में टैक्स इनवॉइस के जो 26 पेज है उसके बाद आगे जाओगे तो 6 पेज का ये नोट्स है। इसमें लास्ट पेज पे आ जाओ, इसमें लास्ट पेज पे आ जाओ तो यहां पे पेज नंबर ई इनवॉइस 6 आपके नोट्स में है, देखो अच्छे से। आपकी बुक में टैक्स इनवॉइस चैप्टर जहां खत्म हो रहा है वहां पे 6 पेज के नोट्स हैं, उसमें ये देखिए डायनेमिक क्विक रिस्पॉन्स कोड की बात हो रही है। ठीक, अगर मान लो एग्जाम में आता है राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन डायनेमिक क्विक रिस्पॉन्स कोड, अगर ये आता है तो ये यहां पर हमें जो लिखा हुआ है वो हमें एग्जाम का 4-5 मार्क्स दिला देगा। ठीक, बोला सर रूल नंबर याद नहीं हो रहा है, तो देखो 2 रूल तो याद कर ही लेना जो अभी आपके सामने चल रहे हैं आज की क्लास में, रूल 46 एंड रूल 48। सेक्शन 31 चल रहा है, उसके 2 रूल चल रहे हैं, रूल 46 और रूल 48। मैं ये नहीं कह रहा कि अंदर के सब रूल याद करो, बट जब क्लास में ही इतनी बार रूल के रेफरेंस आ रहे हैं, पिछली क्लास में मैंने आपको बोला सेक्शन 31 का बार बार रेफरेंस आ रहा है, तो याद ही क्यों नहीं कर लेते। वैसे रूल 46, रूल 48, रूल 46 बोलता है पर्टिकुलर्स क्या होने चाहिए,
रूल 48 बोलता है मैनर, इशू कैसे होना चाहिए, तो रूल 48 में आएंगे। अभी तो पर्टिकुलर्स में बोला गया क्विक रिस्पॉन्स कोड होना चाहिए। फिर अब बोला गया कि अरे छोटे लोग हो तो क्विक रिस्पॉन्स कोड ना हो। अगर आप छोटे लोग हैं क्विक रिस्पॉन्स कोड नहीं डाल सकते हैं। अब छोटे लोग मतलब हमें ई इनवॉइस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमारी सेल कस्टमर्स को है, B2C। तो फिर ऐसा करो, तुम इनवॉइस रेफरेंस नंबर या ई इनवॉइस का जुगाड़ मत करो, तुम खाली अपने इनवॉइस पर या डिजिटल डिस्प्ले पर कस्टमर के लिए क्या जुगाड़ कर दो, डायनेमिक क्विक रिस्पॉन्स कोड। और इसके लिए किसी भी जीएसटी के पोर्टल पे जाने की जरूरत नहीं है, तुम खुद का कोई सॉफ्टवेयर, कोई एजेंसी से बात कर लो, वो आपकी इनवॉइस की डिटेल को इस डायनेमिक क्विक रिस्पॉन्स कोड में बदल देगी। लेकिन इसके अंदर पेमेंट की डिटेल पहले से जानी चाहिए। बंदा सामने वाला स्कैन करे और पे बटन दाबे, रुपया ना लिखे, अपने आप पेमेंट हो जानी है। ठीक है, तो करेंगे डिस्कस, अभी डिस्कस यही दोनों चीज करेंगे हम लोग, है ना। चलिए एक बार आप इसको पढ़िए अच्छे से। अच्छा, इसी में कुछ चेंजेस भी आए हैं, मैं बताऊंगा। इसी के अंदर ये डेट थोड़ी सी बढ़ गई है आगे। अभी जो आपको पढ़ना है, आपका जो एग्जाम मई और जून 2021 में है, तो यही डेट पढ़नी है, 1 दिसंबर 2020। एक्चुअली में सबको यही डेट पढ़नी है, 1 दिसंबर 2020। कुछ गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू कर दिए हैं पेनल्टी माफ के, जिसके कारण ऑफिशियली ये डेट बढ़ के आगे पहुंच चुकी है। कहां? 1 जुलाई 2021। वो लेकिन अलग तरीके से बढ़ी है, मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल देखिए आपके सामने क्या है, नोटिफिकेशन नंबर 14 ऑफ सेंट्रल टैक्स डेटेड 21 मार्च, जो कह रहा था कि यहां की बातें जो लिखी हैं वो इफेक्टिव होंगी 1 अक्टूबर से। लेकिन ठीक उससे एक दिन पहले 30 सितंबर को एक और नोटिफिकेशन आया, उसने ये बदलाव किए यहां पे यहां तक, और डेट को 1 अक्टूबर से बढ़ा के कर दिया 1 दिसंबर। यानी जो आप नीचे पढ़ रहे हो अबाउट डायनेमिक क्विक रिस्पॉन्स कोड, इसको डालना कब से इफेक्टिव हो गया, मैंडेटरी हो गया 1 दिसंबर 2020 से। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने इसको ऑप्शनल बना दिया। इसको ऑप्शनल, पहले बोला मैंडेटरी 1 दिसंबर 2020 से, उसके बाद अभी रिसेंटली जो नवंबर दिसंबर वाले बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए बता दूं कि इसको फिर ऑप्शनल बना दिया। बोला कि तुम 30 जून तक ना भी इशू करो तो कोई बात नहीं, हम तुम पे पेनल्टी नहीं लगाएंगे। ठीक, इस डेट को 30 जून कर दिया है, 30 जून। लेकिन किन बच्चों के लिए इस डेट को 30 जून कर दिया है? किन के लिए? जिनका एग्जाम नवंबर दिसंबर 2021 में। सर आपका एग्जाम अगर मई और जून वाला है, भले वो एग्जाम अब जुलाई में हो या अगस्त में हो, आपका एग्जाम मई और जून 2021 वाला है, तो यही पढ़ना है आपको। ठीक, अब इसके अंदर का कंटेंट, ये रूल्स के रेफरेंस में क्या है, ये सेक्शन 14 के रेफरेंस में क्या है, ये एग्रीगेट टर्नओवर कैसे देखेंगे, क्या है, वो बस अभी समझाऊंगा आपको। आप एक बार इसको पढ़ लो खाली। आप जो धर्म बनता है हमारी क्लास में कि मैं कुछ पढ़ाऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट ने ये डेट नहीं बढ़ाई, गवर्नमेंट ने खाली कहा कि इस डेट के बाद तुम अगर इसका कंप्लायंस नहीं भी करो तो चलेगा, मैं तुम पर पेनल्टी नहीं लगाऊंगा, खाली तुम 1 जुलाई से कंप्लायंस कर लेना। पहले बोला 1 अप्रैल से कर लेना, 1 अप्रैल 2021 से, फिर उसको भी बढ़ा के बोला 1 जुलाई 2021 से कर लेना। अब देखो, अब आगे बढ़ा दे, जून आते आते बढ़ा देगा। गवर्नमेंट अगर रेडी है तो मैंडेटरी कर देगी, नहीं तो बढ़ा देगी। अच्छा, ये अमेंडमेंट है रिसेंटली 6 महीने के, फाइनेंशियल ईयर की जगह पर वर्ड आ गया प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक, टर्नओवर 500 करोड़ का 500 करोड़ ही है। यहां भी बता दूं, सीएमए इंस्टीट्यूट की बुक में गलत थोड़ा सा है, इसको उन्होंने 100 करोड़ कर दिया है। सीए इंस्टीट्यूट सही है सर, आगे पढ़ेंगे। ई इनवॉइस में 500 करोड़ की जगह 100 करोड़ हुआ है ई इनवॉइस में। ठीक, सीएमए इंस्टीट्यूट ने उस 500 की जगह जो 100 करोड़ वाली बात है वो इसके अंदर भी डाल दी। तो आप सीएमए स्टूडेंट हैं, अपनी इंस्टीट्यूट का मान लो किताब देखेंगे, फिर मुझे मैसेज करेंगे कि सर मेरे इंस्टीट्यूट की बुक में डायनेमिक क्विक रिस्पांस कोड के लिए लिखा हुआ है 100 करोड़ अमेंडेड, तो सर वो गलत लिखा हुआ है। सी इंस्टीट्यूट की बुक में यहां उन्होंने सही रखा हुआ है 500 करोड़, 100 करोड़ नहीं किया, लेकिन गलती से 100 करोड़ की बात आगे है, ई इनवॉइस में पढ़ेंगे हम लोग, यहां 100 करोड़ की बात नहीं है। ये हम पढ़ रहे हैं अभी डायनेमिक क्विक रिस्पांस कोड,
रिलेटेड टू बी टू सी इनवॉइस, ये उन लोगों पर एप्लीकेबल है जिन पर ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं है, और वहां टर्नओवर की लिमिट 500 करोड़ चेंज नहीं हुई है, अमेंड नहीं हुई है, 100 करोड़ नहीं हुई है। सीएमए इंस्टीट्यूट की जो इंटर फाइनल के स्टडी मैट के अंदर लिखा हुआ है वो गलत दे रखा है। मैं पेज नंबर भी दिखा दूं, ये फाइनल का स्टडी मटेरियल है, यहां नाउ 100 करोड़ करके लिखा हुआ है, सीएमए फाइनल का स्टडी मैट है पेज नंबर 427। और इंटर की बुक में सीएमए इंटर की बुक में यहां लिखा हुआ है नाउ 100 करोड़, अनरजिस्टर्ड पर्सन, डायनेमिक क्विक रिस्पॉन्स कोड 399 नंबर पेज में। ये गलत है। अब ये बच्चा पढ़े और मुझे फिर मैसेज करे तो फिर मैं गलत हो जाऊंगा ना। इससे अच्छा मैं ही बता दूं कि ये 100 करोड़ का कोई अमेंडमेंट डायनामिक क्विक रिस्पॉन्स कोड से रिलेटेड नहीं आया है, ई इनवॉइस से रिलेटेड है वो और ये तो अलग अलग है ना। ठीक, तो ये चीज 500 ही रखना है, आपको ध्यान रखना है। ठीक, सीए इंस्टीट्यूट की बुक में सही है, 500 है तो 500 ही है। अच्छा, टर्नओवर दो जगह है, एक डायनामिक क्विक रिस्पॉन्स कोड में टर्नओवर है और एक आगे ई इनवॉइस में टर्नओवर है। दोनों को हम मिक्स नहीं करेंगे। ठीक, आराम आराम से पढ़ेंगे, मिक्स नहीं करेंगे। इंस्टीट्यूट क्वेश्चन किसका पूछ रहा है, B2B ई इनवॉइस से रिलेटेड, तो आगे पढ़ेंगे। B2C डायनामिक क्विक रिस्पॉन्स कोड, वो हम यहां पढ़ रहे हैं। यहां ई इनवॉइस की जरूरत नहीं, यहां इनवॉइस रेफरेंस नंबर IRN नंबर की जरूरत नहीं। अब ये सब क्या है, ये तो आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा। देखो बेटा, मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, बड़े आराम से पढ़ा रहा हूं, कोई भी चीज मिक्स ना हो, कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए पढ़ा रहा हूं। ठीक, कहने को तो फिर बहुत सारी बातें हैं, छोड़ो हटाओ। ठीक है, चलिए इसको पढ़िए एक बार, आप इसको पढ़िए। चलिए सर, आई होप आप लोगों ने इसको पढ़ा, थोड़ी सी समझने की कोशिश की होगी। बोला सर एग्जाम के लिए ये नोटिफिकेशन नंबर, ये डेट, फिर से ये नोटिफिकेशन नंबर, ये डेट, ये सब कुछ याद करना है क्या? नहीं, आपको ये नोटिफिकेशन नंबर सब कुछ याद नहीं रखना है। खाली आपको ये ध्यान रखना है कि डायनेमिक क्विक रिस्पांस कोड की जो रिक्वायरमेंट है वो इफेक्टिव कब से हुई, 1 दिसंबर 2020 से। बस इतना ध्यान रखना है आपको, बस इतना ही ध्यान रखना है। पिछले अटेम्प्ट, लास्ट बैच जब मैंने बच्चों को पढ़ाया जिनका एग्जाम 2020 में था, उनके लिए ये था कि वो इफेक्टिव 1 अक्टूबर से हो रहा है। बस उसी डेट को पोस्टपोन्ड कर दिया और बोला गया कब से हो रहा है, 1 दिसंबर से। कहता है द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल hereby notifies that an invoice issued by a registered person, ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन इनवॉइस इशू करेगा जिसका टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर। बोला सर ये एग्रीगेट टर्नओवर तो वही जो आप रजिस्ट्रेशन चैप्टर में बताए थे। हाँ, पूरे इंडिया का, सारे ब्रांच का, सेम पैन नंबर का, सारा मिला के, एक स्टेट का नहीं देखेंगे, एक ऑफिस का नहीं देखेंगे, पूरे इंडिया में आपके पैन नंबर पे जहां जहां जितने जितने बिजनेस ऑफिस चल रहे हैं सबका एग्रीगेट टर्नओवर मिला के। बोला सर करंट फाइनेंशियल ईयर में पहले ये इशू था कि ये जो फाइनेंशियल ईयर है वो करंट ईयर का देखना है या लास्ट फाइनेंशियल ईयर का देखना है। लैंग्वेज जो जीएसटी काउंसिल की तरफ से ना वो आई एक्सप्लेनेशंस होता है ना कि जीएसटी काउंसिल मीटिंग में पहले तय होती है चीजें, उसके बाद नोटिफिकेशन आती है। तो जो डिस्कशन हुआ काउंसिल मीटिंग में और जो उससे रिलेटेड पेपर्स मार्केट में आए गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें लिखा हुआ था, जैसे समझो कि कोई प्रेस रिलीज आई या फिर जैसे समझो कि कोई सर्कुलर आया, तो उसमें जैसे लिखा हुआ था कि फाइनेंशियल ईयर पिछला देखना है। अब यहां लिखा हुआ था फाइनेंशियल ईयर, तो उसको चीज को अमेंड करके बोला गया कि इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2017-18 ऑनवर्ड्स। ज्यादा पीछे नहीं गया क्योंकि हमारा जीएसटी 2017 से आ रखा है इंडिया में, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी आ रखा है। तो ये डेट याद नहीं रखनी है भाई, मैटर जिस ईयर का है उसके पिछले साल आपका टर्नओवर अगर 500 करोड़ से ज्यादा है, ठीक लेकिन अभी जो ये रिक्वायरमेंट है, अब देखिए अगर आप कहते हो कि आपका पिछले साल का टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है, आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, आपका टर्नओवर पिछले साल 500 करोड़ से ज्यादा है, और आप यहां पढ़ो आगे बिल किसको कर रहे हो, अनरजिस्टर्ड पर्सन को, यानी ट्रांजैक्शन कौन सा है, B2C, बिजनेस टू कस्टमर, जिसको ITC नहीं लेना है।
तो ये हो गए एक तरह से वो लोग, जैसे B2C हुआ मतलब ये रजिस्टर्ड पर्सन बिलिंग किसको कर रहा है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को, B2C ट्रांजैक्शन मतलब ई इनवॉइस की रिक्वायरमेंट यहां अप्लाई नहीं होगी। तो सर अगर ई इनवॉइस की रिक्वायरमेंट अप्लीकेबल होती है तब तो अपने आप ही चीजें ऑटोमेटिक हो गई, बट उनका क्या करें जहां पर ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं है, हमें तो उनको भी ऑटोमेटिक करना है। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, जिनका टर्नओवर पिछले साल 500 करोड़ से ज्यादा होगा उनको इस साल जब भी वो सेल करेंगे अनरजिस्टर्ड पर्सन को B2C इनवॉइस डायनेमिक क्विक रिस्पॉन्स कोड जनरेट करके मेंशन करना होगा इनवॉइस पे। तो वो कोड ऐसा ही कोड होगा और इस कोड को सामने वाली पार्टी जब स्कैन करेगी तो सारा डिटेल आ जाएगा पार्टी का, इनवॉइस का, इंक्लूडिंग पेमेंट का अमाउंट, पेमेंट की डिटेल, खाली उसको पे बटन डालना है। अब वो जहां से भी पेमेंट करे, यूपीआई भीम ऐप से करे, पेटीएम से करे, अपने यूपीआई बैंक से करे, डायरेक्ट उसको पे बटन दबाना है, पे हो जाएगा। मतलब ये जो क्यूआर कोड है ये पेमेंट फैसिलिटी से कनेक्टेड होना चाहिए। बट ये जो रिक्वायरमेंट थी अभी अभी जो आपने पढ़ी कि आप B2C ट्रांजैक्शन करेंगे, पिछले साल आपका टर्नओवर 500 करोड़ से अधिक हो तो आपको डायनामिक क्विक रिस्पांस कोड जनरेट करना पड़ेगा, अपनी इनवॉइस पे मेंशन करना होगा, सामने वाली पार्टी को अवेलेबल करवाना होगा। ये रिक्वायरमेंट कुछ लोगों पर एप्लीकेबल नहीं है। वो लोगों का नाम कहां लिखा हुआ है, रूल 54 के सब रूल 2344A में। अब ये लोग कौन हैं वो एग्जाम के लिए जानना जरूरी है। ये जो अभी अभी आपने रिक्वायरमेंट पढ़ी डायनेमिक क्विक रिस्पांस कोड की, ये रिक्वायरमेंट इन लोगों पे एप्लीकेबल नहीं है, प्लस वो लोग जो सेक्शन 14 ऑफ IGST एक्ट में रजिस्टर्ड है। मतलब ये कौन से आदमी है और ये कौन से आदमी है। अब एग्जाम में ना तो आपको सेक्शन 14 कोट करना है, ना एग्जाम में ये रूल नंबर कोट करना है, आपको वो लोगों के नाम लिखने हैं जिन पर ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है, इवन इफ उनका टर्नओवर पिछले साल 500 करोड़ से अधिक हो। ऐसे समझो। तो ये लिस्ट अभी मैंने सामने नोट्स पे लिखी हुई है, वो मैं आपको लिखा देता हूं। क्या ध्यान रखना है, आप जब अपने शब्दों में लिख रहे होंगे तो आपको बोलना है कि भाई नोटिफिकेशन आ रखा है गवर्नमेंट के, सेंट्रल GST काउंसिल के रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया हुआ है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन जब भी सेल करेगा अनरजिस्टर्ड पर्सन को, वो क्विक रिस्पांस कोड, डायनेमिक क्विक रिस्पांस कोड जनरेट करके इनवॉइस रेज करेगा अगर उसका पिछले साल 500 करोड़ टर्नओवर, 500 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है। लेकिन ये नियम इन लोगों पर एप्लीकेबल नहीं है। 1 2 3 4 5 करके नंबर डाल दिया। ठीक, अब सर जो मैंने बोला कि इसमें पेमेंट फैसिलिटी होनी चाहिए वो यहां लिखी हुई है, प्रोवाइडेड दैट सच रजिस्टर्ड पर्सन मेक्स डायनेमिक क्विक रिस्पांस कोड अवेलेबल टू रेसिपिएंट थ्रू अ डिजिटल डिस्प्ले। अब ये थ्रू द डिजिटल डिस्प्ले कौन सा फोटो हो सकता है, ये जो मैंने आपको यहां पर दिखाने की कोशिश की, ये जब लोग पिज्जा हट में जाते हैं और वो उधर ऑर्डर लेता जाता है और इधर पीछे हमें डिस्प्ले में मिलता रहता है, हम डिस्प्ले देखते हैं, हम देखते रहते हैं उसका पैसा वैसा कितना है, या फिर वो पेमेंट पूछता है हम क्रेडिट कार्ड से कर दें, कैश से कर दें, राइट, और या फिर वो क्यूआर कोड का बगल में ट्रे रहता है। ये वाला जो यहाँ पे डिस्प्ले होगी चीज, ये इस पोर्शन पे आपका, ये जो इस पोर्शन पे है, ये जो बॉक्स दिख रहा है ये स्क्रीन, राइट। तो यहां पर वो कैसे दिखा, ये फोटो ही सिलेक्ट कर ले रहा है। देखिए अभी कर्सर जहां पे, ये डिस्प्ले पे वो क्यूआर कोड दिखना चाहिए, और नहीं तो आप प्रिंट आउट पे दे दीजिए इनवॉइस पे। डिजिटल डिस्प्ले का ऑप्शन होना चाहिए ताकि सामने वाला क्या करे, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कर सके। Such B2C invoice issued by such registered person containing cross reference of payment using a dynamic quick response code shall be deemed to be a quick response code, जो कि ऊपर लिखा हुआ था कि तुमको हम कभी भी मांग सकते हैं नोटिफिकेशन इशू करके इनवॉइस के ऊपर क्विक रिस्पांस कोड। तो यहां देखो रूल 46 पढ़ रहे थे जब यहां हम ये रूल 46 जब पढ़े तो इसमें लिखा हुआ था कि टैक्स इनवॉइस पर हम नोटिफिकेशन करके कुछ लोगों से क्या मांग सकते हैं, क्विक रिस्पांस कोड। यहां डायनेमिक वर्ड नहीं है, लेकिन अब ये नोटिफिकेशन जब आया तो बोला B2C के केस में तुम्हें डायनेमिक क्विक रिस्पांस कोड देना होगा जिसका कनेक्शन पेमेंट से होगा, क्रॉस रेफरेंस, और हम इसे ही क्या मान लेंगे, क्विक रिस्पांस कोड, फॉर द पर्पस ऑफ रूल 46। रूल 46 में कहा गया क्विक रिस्पांस कोड देने के लिए। ठीक, अब वो क्विक रिस्पांस कोड होता है जनरेट गवर्नमेंट के रजिस्ट्रेशन पोर्टल से, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल से, ई इनवॉइस के केस में। यहां ई इनवॉइस लगेगा नहीं क्योंकि ये B2C केस है।
तो बोला कि तुम अपने मन से, तुम्हें हमारे पोर्टल पे नहीं आना। ध्यान रखना, डायनेमिक क्विक रिस्पॉन्स कोड विद द पेमेंट फैसिलिटी, इसके लिए गवर्नमेंट के पोर्टल पे नहीं जाना है। जो आगे पोर्टल पढ़ेंगे हम लोग, उस पोर्टल पे नहीं जाना है, वो अपनी व्यवस्था कर ले। जैसे हम लोग अपने ऑफिस में टैली की अकाउंटिंग करते हैं, अपनी व्यवस्था करते हैं। भाई आप एक्सेल चलाते हो कंप्यूटर में, अपना माइक्रोसॉफ्ट की व्यवस्था खुद करो। अकाउंटिंग करते हो, टैली की व्यवस्था खुद करो। अब अगर आप हमारी यहाँ पेमेंट करने आएंगे, आप बोलेंगे क्रेडिट कार्ड की मशीन है, तो मशीन की व्यवस्था हमें खुद करनी पड़ेगी। वैसे ही हमें कुछ सर्विस प्रोवाइडर है, उनसे बात करनी पड़ेगी कि भाई हमें ऐसी फैसिलिटी चाहिए, वो हमारे यहाँ ऐसी फैसिलिटी बना के चले जाएंगे। सॉफ्टवेयर्स होंगे ऑटोमेटिक, वो कोड जनरेट होगा जो डिस्प्ले में आएगा और हम इनवॉइस पे प्रिंट करके देंगे। यहां तो बात कर रहा है थ्रू अ डिजिटल डिस्प्ले। सच रजिस्टर्ड पर्सन मेक्स अ डायनेमिक क्विक रिस्पॉन्स कोड अवेलेबल टू रेसिपिएंट थ्रू अ डिजिटल डिस्प्ले। अब डिजिटल डिस्प्ले में कस्टमर मेरे दुकान के सामने रहे ऐसा जरूरी नहीं है, मैं तो उसको व्हाट्सएप के थ्रू भी वो डिटेल भेज सकता हूं। भाई तुमने ऑनलाइन मुझे बात की, ऑनलाइन तुमने मुझे ऑर्डर किया, मैंने इनवॉइस जनरेट करके वो क्यूआर कोड डिजिटली तुमको भेज दिया, अब तुम वहां स्कैन करके पेमेंट कर दो। बट इट मस्ट बी कनेक्टेड विद माई बैंकिंग सिस्टम, जहां पर आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करें, रुपया दिखे, पे कर दें। अलग से आपको रुपए डालने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। तो मैंने इन सारे डिस्कशन का यहाँ पे समरी बना दिया है आपके लिए अपने नोट्स में। अभी जो मैंने आपको बोला वीडियो रोको और आप पढ़ो, तो तक में मैंने ये तैयार कर लिया आपके लिए। देखिए अभी नोट्स में हम लोग यहाँ पे थे नोट्स में हम लोग यहाँ पे थे, मैंने ये तैयार कर लिया। अब यहाँ पर बात कर ले, तो जो अभी अभी आपने पढ़ा मैंने उसको यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख लिया कि भाई किसकी बात कर रहे हैं, डायनेमिक क्विक रिस्पॉन्स कोड, और उसमें क्या है, क्रॉस रेफरेंस ऑफ पेमेंट। हम ये क्विक रिस्पॉन्स कोड सामने वाले को डिजिटली डिस्प्ले अवेलेबल कराएंगे, जब वो उसको स्कैन करके पेमेंट करना चाहेगा तो पेमेंट का रेफरेंस उसमें होगा। अगर ऐसा है तो हम इसे कहेंगे क्विक रिस्पॉन्स कोड एज गिवन इन रूल 46। रूल 46 में कहा था टैक्स इनवॉइस शुड कंटेन क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्विक रिस्पॉन्स कोड मिलता है गवर्नमेंट के पोर्टल पे, लेकिन हम B2C वाले केस को गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाने नहीं देना चाह रहे हैं, तो हमने बोला तुम अपनी व्यवस्था कर लो, बात करो। अब जिस भी सर्विस प्रोवाइडर से बात करना है इस तरह की व्यवस्था करो। मतलब मैं अपनी कोचिंग में ऐसी व्यवस्था करना चाहूं तो कर लो, हाँ कर लो। सर आपका तो 500 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर नहीं है। अरे 500 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर रहा तो मैंडेटरी है, वॉलंटरली मैं करना चाहता हूं ये चीज, तो क्यों नहीं करूंगा। तुमने हमारे यहाँ डील ली हमारे स्टाफ से बात करके, हमारी टीम से, टीम ने बोला 7200 रुपए की पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। हमने बोला रुको, हम आपको एक बार कोड भेज रहे हैं, उसको स्कैन करके पेमेंट कर देना, बस हम व्हाट्सएप के थ्रू वो कोड भेज देंगे आपको। भाई आप हमारे यहाँ तो आते नहीं है, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, फोन पे बात होती है, हम कुरियर करते हैं बुक्स को, यही तो बिजनेस है हमारा, ठीक। तो सर ये हम क्या कहता है, ये सेल सप्लाई कौन कर रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन। किसको कर रहा है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को। तो डील कौन सी है, ये B2C। और इस डील पे ध्यान रखना, जो आगे पढ़ेंगे ई इनवॉइस का कॉन्सेप्ट, वो अप्लाई नहीं होता, वो B2C ट्रांजैक्शन पे नहीं होता। तो B2C तो अकेला पड़ गया। अब इसको हम ऑटोमेटिक करना चाहते हैं, कैसे करें। तो सुनो, अगर तुम्हारा एनुअल टर्नओवर लास्ट ईयर 500 करोड़ से ज्यादा है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने यहाँ 100 करोड़ लिख के काट दिया कि 100 करोड़ की यहाँ कोई लिमिट नहीं है। अगर आपका पिछले साल 500 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है तो इस साल आपको अपनी इनवॉइस पे जनरेट करना पड़ेगा डायनेमिक क्विक रिस्पॉन्स कोड, डिजिटली डिस्प्ले में सामने वाले को देना पड़ेगा और वो पेमेंट करेगा उससे। जैसे कि आपका अगर फाइनेंशियल ईयर 20-21 में टर्नओवर 600 करोड़ है, तो अगले साल फाइनेंशियल ईयर 21-22 में आपके लिए डायनेमिक क्यूआर कोड का ऑप्शन मैंडेटरी हो जाएगा। एग्जांपल दे दिया, अगर मेरा फाइनेंशियल ईयर 20-21 में 600 करोड़ का टर्नओवर है, तो अगले साल मुझे अपनी B2C ट्रांजैक्शन पे इनवॉइस पे डायनेमिक क्यूआर कोड को मैंडेटरी करना पड़ेगा। बट ये जो अभी अभी आपने पढ़ा, ये चीज कहां अप्लाई नहीं हो रही है। ये जो आपके नोट्स में लिखा हुआ था ना सेक्शन 14, यहाँ पे सेक्शन 14 ऑफ IGST एक्ट वाले लोगों को अप्लाई नहीं होगी। वो कौन है, वो OIDAR सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो सर्विस दे रहे हैं किसको, अनरजिस्टर्ड पर्सन को। बोला ये कौन थे, आप पढ़े में OIDAR के बारे में, कहा, सेक्शन 14 रजिस्ट्रेशन चैप्टर में आपने पढ़ा है। रजिस्ट्रेशन चैप्टर में कि अगर आप OIDAR सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो ऑटोमेटिक गाना मूवी डाउनलोड करते थे मेरी वेबसाइट से, ऑटोमेटिक तुम है ना, मान लो बुक्स परचेज कर लो आके, कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं, कोई टीम नहीं, आपने वेबसाइट पे पैसा दिया, क्लास चालू, आपने वेबसाइट पे पैसा दिया, बुक डाउनलोड हो गई,
ठीक, सब कुछ ऑटोमेटिक, कभी भी आपको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ी। वहां बड़े बड़े शब्दों में लिखा था टीचर इज नॉट अवेलेबल फॉर डाउट डिस्कशन। हमारा फ्यूचर, मेरा फ्यूचर जो मैं चाहता हूं अगले 2 साल 3 साल में, मतलब मैं इतना अच्छा पढ़ाऊं। मैं क्या चाहता हूं अगले 1-2 साल में इतना फेमस हो जाऊं मेरे पढ़ाने के तरीके में कि बच्चा ये बोले कि सूरज सर की क्लास में सूरज सर से डाउट पूछने की जरूरत नहीं है। बस वो समय होगा कि मैं वेबसाइट पे लिख दूंगा, वेबसाइट तो अभी है ही नहीं, मैं उस समय लिख दूंगा वेबसाइट पे कि सर इज नॉट अवेलेबल फॉर डाउट फैसिलिटी। ठीक, आप पेमेंट करो, क्लास चालू, लिंक मिल गया, क्लास चालू, आप पेमेंट करो, बुक डाउनलोड हो गई, खुद प्रिंट कराओ। बुक हम नहीं भेजते, हम डाउट नहीं बताते। जो भी चीज है वेबसाइट पे, टर्म्स कंडीशन एफएक्यूज, जो कोई दिक्कत है सब वेबसाइट पे है। कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए। तो मैं भी क्या बन जाऊंगा, OIDAR सर्विस प्रोवाइडर। जो मैंने क्लास में एग्जांपल लिया था कि गाना सुनते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, मूवी डाउनलोड कर लेते हैं, गेम्स खेल लेते हैं, नया लेवल में जाना हो तो पैसे देने पड़ते हैं, नहीं तो उस गेम को हम बदल देते हैं। काफी सारे एग्जांपल दिए थे। सर इन लोगों पर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। ये B2C ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, इनका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है पिछले साल। गवर्नमेंट ने बोला इनको अभी हम नहीं लाएंगे। और किनको नहीं लाएंगे, इंश्योरर, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग NBFC, GTA सर्विस प्रोवाइडर, वो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, वो एयरवेज, रेलवे, बस, इन सबको नहीं लाएंगे। मल्टीप्लेक्स स्क्रीन जहां सिनेमा टिकट देता है आपको, PVR सिनेमा में आप मूवी देखने गए, पूरे इंडिया लेवल पे PVR सिनेमा का सेट टर्नओवर 800 करोड़ है। इसको अपनी टिकट इनवॉइस पे वो डिस्प्ले QR कोड, डायनेमिक QR कोड देने की जरूरत नहीं है। इन लोगों को गवर्नमेंट ने दायरे से बाहर रखा है। बोला सर ये सब नाम तो लिखे ही नहीं थे नोट्स में, ये यही लोग हैं, सब रूल 2, 3, 4, 4A ऑफ रूल 54। बोला सर ये हमें पढ़ाओगे आप क्या, इसी नोट्स में है, पेज नंबर 17-18 में। यहां पर जाके लिख लो, यहां पर जाके बुक में लिख लो, लेफ्ट साइड में पेज नंबर 17-18 पे इन सभी लोगों का डिस्कशन है हमारे पास। डन, ये भी बात हो गई। अब डन, अभी मैं लिखवा दूंगा। अच्छा ये वही लोग हैं, गवर्नमेंट बोलती है ये वही लोग हैं जो आगे आप पढ़ोगे इन पे E-इनवॉइस भी एप्लीकेबल नहीं होता। ये जो 4 कैटेगरी है, इंश्योरेंस, GTA, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट और मल्टीप्लेक्स, इन पे E-इनवॉइस भी एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा E-इनवॉइस कुछ और लोगों पे भी एप्लीकेबल नहीं है, जैसे SEZ यूनिट, उसको हम आगे बात कर लेंगे। अभी यहां पर जो 4 लोग नीचे दिख रहे हैं, इन पे न तो डायनामिक क्विक रिस्पांस कोड एप्लीकेबल है, न ही E-इनवॉइस। तो मुझे लगता है कि ये 4 नाम आप याद कर लेना 4 मार्क्स के लिए। ये 4 लोगों पर न तो आगे E-इनवॉइस एप्लीकेबल है, न अभी डायनामिक क्विक रिस्पांस कोड। यानी ये B2B ट्रांजैक्शन भी करे तो E-इनवॉइस में नहीं जाएंगे, और यहां डायनेमिक क्विक रिस्पांस कोड की फैसिलिटी ना भी रखे तो चलेगा। इनको रिलैक्सेशन दिया है गवर्नमेंट ने। बोला सर ये एग्जाम मेरा अगर मई जून 2021 में है, मैं CA स्टूडेंट हूं, मई जून 2021 में एग्जाम है, तो सर आपको सिंपल ध्यान रखना है ये प्रोविजन मैंडेटरी है 1 दिसंबर 2020 से, बस इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक, लेकिन अगर आप बोलते हो कि आपका एग्जाम नवंबर दिसंबर 2021 में है, तो कुछ अमेंडमेंट्स आई हैं। लास्ट एक अमेंडमेंट आई है 30 मार्च 2021 को, इसके पहले भी एक अमेंडमेंट आ रखी है नवंबर दिसंबर में। उस अमेंडमेंट और इस अमेंडमेंट को साथ में पढ़ो तो गवर्नमेंट बोलती है अगर तुमने अभी अभी जो ये पढ़ा कि तुम्हारा ये डायनामिक क्विक रिस्पांस कोड जनरेट करना और सामने वाले को पेमेंट की रेफरेंस में देना मैंडेटरी है 1 दिसंबर 2020 से, तुम्हारा टर्नओवर 500 करोड़ से अधिक है, तो सुनो, तुमको ये व्यवस्था अगर तुम 30 जून 2021 तक भी नहीं की हो तो चलेगा, कोई पेनल्टी तुम्हें नहीं लगेगी, खाली 1 जुलाई से करना चालू कर देना। ये मैंडेटरी 1 दिसंबर से, वो डेट नहीं बढ़ी है। सर ध्यान रखना ये मैंडेटरी, आपका एग्जाम मई हो या जून, नवंबर हो या दिसंबर, ये जो प्रोविजन है इट इज मैंडेटरी फ्रॉम 1 दिसंबर 2020। खाली गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन रिसेंटली क्या इशू कर रखा है कि चलो हम पेनल्टी नहीं लगाएंगे अगर तुमने 1 दिसंबर से 30 जून तक ये फॉलो नहीं किया प्रोसेस, लेकिन 1 जुलाई से कर लेना, 1 जुलाई से कर लेना। तो ये चीज जो अमेंडमेंट है ये नवंबर दिसंबर वाले बच्चों के लिए, अभी बुक में नहीं दिख रहा, ये मैं 8th एडिशन की बुक में ले आऊंगा इसी पेज पे। मैं 8th एडिशन की जो मेरी बुक आएगी जुलाई 2021 में, मैं इसी पेज पे पेज नंबर 9.6 पे इस चीज को मेंशन कर दूंगा। अभी यहां पर नहीं दिख रही है, अभी यहां पे जगह बना के इसको मैं एडजस्ट कर दूंगा। ठीक है, अभी ये जो मेरे सामने बुक है जिससे मैं अभी रिकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं, ये मेरे पास जो अभी बुक है 7th एडिशन की। लेकिन
यही कंटेंट 8th एडिशन पे भी रहेगा। यही कंटेंट अगर आपका एग्जाम नवंबर दिसंबर में, तो सेम एप्लीकेबल है। देखो मैं अभी बता दे रहा हूं, साथ साथ टीचर्स बाद में बताएंगे। मान लो बोला सर दूसरे फैकल्टी के यहाँ तो इतने कंफ्यूजन नहीं है। बेटा वो यही बात जो मैं अभी बता रहा हूं, ये वो बात अगस्त में बताएंगे जरूर। जो मैं अभी बता रहा हूं कि ये प्रोविजन मैंडेटरी है 1 दिसंबर 2020 से, लेकिन अगर तुम इसको 30 जून तक फॉलो नहीं भी करते हो तो तुम्हें पेनल्टी नहीं लगेगी। ये बात दूसरे फैकल्टीज, दूसरे टीचर भी बताएंगे नवंबर दिसंबर के एग्जाम निकले, लेकिन वो जुलाई और अगस्त और सितंबर में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। बताना तो उनको भी पड़ेगा। इंस्टीट्यूट भी बताएगी, जब इंस्टीट्यूट सप्लीमेंट्री इशू करेगी, इंस्टीट्यूट जब सप्लीमेंट्री इशू करेगी जुलाई और अगस्त 2021 में, तो इंस्टीट्यूट भी बताएगी, चाहे वो सीए हो या सीए में। ये ध्यान रखना। बट मैं अभी बता दे रहा हूं, देखो अभी बताना खतरनाक है, क्योंकि अभी दो तरह के स्टूडेंट्स हैं मार्केट में, जो मई जून में देंगे और नवंबर दिसंबर में देंगे। कंफ्यूजन होगी, इसीलिए लोग कोई नहीं बताते। एक बार मई जून का एग्जाम हो जाने दो, उसके बाद बताएंगे कि नवंबर दिसंबर वालों को क्या अमेंडमेंट पढ़नी है। अभी तुम कहीं भी टीचर से क्लास ले लो, आपके एग्जाम में यह पढ़ना है बोल के छोड़ देंगे। अब वो अगस्त सितंबर में आपको बताएंगे कि ये अमेंडमेंट्स आई है, एग्जाम में ध्यान रखना। जो मैं अभी बता रहा हूं आपको इसी रिकॉर्डिंग में, ठीक? क्या समझे? मैं पढ़ाते समय कुछ ना बताऊं और बाद में एकाएक सितंबर में तुमको बोलूं एक नया अमेंडमेंट आया है जी, तो तुम कौन सा वेबसाइट पे चेक करने गए हो? लेकिन जो बच्चे फाइनल में ट्रेनिंग लेते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, उनको ये सब पता रहता है। हाइड एंड सीक गेम है, कुछ मत बताओ, चलने दो क्लास। एक बार मई जून वाले बच्चे निकल जाएंगे। अच्छा तुम मेरे यहाँ क्लास लेने आओ, मैं अपने यहाँ तो देखो, मेरे यहाँ तो तुमसे पहले अटेम्प्ट पूछा जाता है। जैसे ही तुम मेरे यहाँ काउंसलिंग करोगे ना मेरी टीम से, तुम्हारा एग्जाम कब है तुमसे पूछा जाता है। तुम सीएमए हो या सीए स्टूडेंट हो, इंटर हो या फाइनल हो, तुम्हारा एग्जाम कब है, तब उसके बाद हम बताना शुरू करते हैं कि अभी की क्लास लोगे तो ऐसे ऐसे अमेंडमेंट्स हैं, ऐसे ऐसे बुक एडिशंस हैं, आपका एग्जाम कब है वो अच्छे से बताओ, नहीं तो नुकसान हो सकता है। बाद की क्लास मिलेगी तो बाद में अमेंडमेंट मिलेगा, क्या मिलेगा सब हमारी टीम बताती है। आप डेमो कॉल करके देख लो, ट्रायल कॉल। आप अपना अटेम्प्ट बताओ कि नवंबर दिसंबर 2021 में है या अगले साल जून 2022 में, देखो हमारी टीम आपको कैसे बताती है बुक्स के बारे में, अमेंडमेंट्स के बारे में, बाद में नई रिकॉर्डिंग मिलेगी कि नहीं, या अमेंडमेंट मिलेगा कैसे मिलेगा, सब आपको टीम पैसे लेने से पहले गाइड करेगी। मैं फिर से मेरे बातों को मार्क करके रखो, ये जो चीज अभी मैं बता रहा हूं कि 1 दिसंबर 2020 से ये प्रोसेस मैंडेटरी है, ये सब पढ़ा रहे हैं अभी फिलहाल। लेकिन ये जो नीचे की 2 लाइन है ना, ये अभी कोई नहीं पढ़ा रहा। जो मैंने कही कि अगर आपका एग्जाम नवंबर दिसंबर 2021 में है, चलती क्लास में बता रहा हूं, तो आपको ये चीज और साथ में ध्यान रखनी है कि 1 दिसंबर से 30 जून तक अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हो तो भी कोई पेनल्टी आपके ऊपर नहीं लगनी है। अच्छा ये नीचे की 2 लाइन अभी इंस्टीट्यूट के मटेरियल में भी नहीं मिलेगी, सबसे नीचे की 2 लाइन। क्यों? वो इंस्टीट्यूट भी सप्लीमेंट्री के थ्रू ही बताएगी, कब? अगस्त में। मैं अपने 8th एडिशन की बुक में डाल दूंगा, ये चीज अभी बता दिया है, नोट कर लो आप लोग। ये टॉपिक कंप्लीट। अब हम लोग कौन सा सेक्शन करेंगे? 31 है। ब्रेक आप अपने हिसाब से ले लेना, ब्रेक के लिए मैं आज कुछ नहीं कहूंगा। आपको जब लगे 1 घंटा हो गया, 45 मिनट हो गया, ब्रेक चाहिए, ब्रेक ले लेना। आपको जब लगता है कि ब्रेक चाहिए, ब्रेक ले लेना। ठीक, लिखिए इसको। सर पेज नंबर 9.6 पे थे, नोटिफिकेशन 14 एज अमेंडेड बाय नोटिफिकेशन 71, उसका भी फ्यूचर में अमेंडमेंट आ गया है, वो सारी कुछ बता रहा था। 100 करोड़ की यहाँ कोई कंफ्यूजन न रखना। हम यहाँ डायनेमिक क्विक रिस्पांस कोड की बात कर रहे थे, रूल 46 से गाइड हो रहा है। यहाँ कोई बात B2B की नहीं हुई, यहाँ कोई बात ई इनवॉइस की नहीं हुई। QR कोड की बात ई इनवॉइस के साथ भी होगी, लेकिन यहां भी हो रही है B2C ट्रांजैक्शन में। वीडियो रोक के लिखें। नेक्स्ट थोड़ा सा आगे चलते हैं। आई होप आप लोग वीडियो रोक के लिख चुके हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा नीचे ये भी लिखेंगे, वीडियो रोक ले। आई होप आप लोग वीडियो रोक के इसको लिख चुके हैं। थोड़ा सा मैं बता दूं, जो मैं बताना चाह रहा था कि ये अब आगे पढ़ेंगे सेक्शन 31, ये क्या है नई चीज। लेकिन इसके पहले ई इनवॉइस पर 6ठे पेज पर जाके
हम लोग क्या पढ़ेंगे? डायनेमिक क्यूआर कोड। देखिए वही बातें यहां लिखी हुई है, B2C ट्रांजैक्शंस 500 करोड़ की बात 1 दिसंबर से मैंडेटरी है। ठीक, रूल 46 में अमेंडमेंट आया कि आपको अपने टैक्स इनवॉइस पर क्यूआर कोड मेंशन करना पड़ सकता है अगर हम नोटिफाई करें तो, और गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके बोला क्यूआर कोड नहीं, डायनामिक क्यूआर कोड विथ रेफरेंस टू अ पेमेंट फैसिलिटी आप मेंशन करो। यही बात बताई। इसमें हम क्या करते हैं, ये क्यों है, पर्पस क्या है? तो पर्पस ऑफ दिस प्रोविजन इज टू इनेबल एंड इनकरेज द डिजिटल पेमेंट वेयर द बायर कैन स्कैन द डायनेमिक क्यूआर कोड एंड मेक द पेमेंट फ्रॉम मोबाइल वॉलेट डायरेक्टली, पैसा ना डालना पड़े। और डिजिटल डिस्प्ले का मतलब है मोबाइल से स्कैन करके पेमेंट करेगा, वो क्रेडिट कार्ड से नहीं करेगा, कैश में नहीं करेगा। ऑप्शन है उसके पास, कर दे अलग बात है, मैं फैसिलिटी दे रहा हूं, मैं उसको मोबाइल वॉलेट से पेमेंट करने की फैसिलिटी दे रहा हूं। उसका कैमरा खराब है, वो कैश में देना चाह रहा है, दे देना, क्या दिक्कत है? मैंने तो कंप्लायंस किया। अब कस्टमर के पास ऑप्शन है, कैश में दे दे, क्रेडिट कार्ड में दे दे, या मोबाइल से स्कैन करके दे दे। बंदे के पास मोबाइल है, कैमरा खराब है, तो भाई बंदे को कैश में पेमेंट करना है, सीधी सी बात है। तो मेरी तरफ से मैं कंप्लायंस करूंगा। जरूरी नहीं कि सामने वाला मोबाइल वॉलेट से ही पेमेंट करे। अब जैसे मैं कोई भी पेमेंट मोबाइल वॉलेट से नहीं करता, मैं कोई भी पेमेंट नहीं करता, मैं पेटीएम आज तक नहीं चलाया हूं, बात मानोगे तुम? मैंने आज तक एक भी रुपया की पेमेंट पेटीएम से अपने मोबाइल से नहीं की है। फैमिली मेंबर्स करते हैं, ठीक, और या फिर वहां मेरी अगर ऑफिस में जरूरत पड़ती है तो मेरा स्टाफ और मेरे वो जो मैनेजर्स हैं वो लोग करते हैं, मैं उनको रिम्बर्समेंट दे देता हूं। मेरा स्टाफ कहीं पे गया 200-250 रुपए की चीज लाने के लिए, तो उसने अपने मोबाइल से पेमेंट कर दी, बिल सूरज अग्रवाल टैक्स क्लास के नाम से ले लिया, मैं उसको सैलरी के साथ रिम्बर्समेंट ऑफिस एक्सपेंस बोल के दे देता हूं। बट फैक्ट यही है, कभी कभार क्लास में मैं फैक्ट बताता हूं कि मेरे पास वोटर कार्ड ही नहीं है, एंड दैट इज अ फैक्ट। मैंने आज तक किसी भी इलेक्शन में, चाहे सेंट्रल हो या स्टेट, मैंने वोटिंग करने नहीं गया हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास वोटर कार्ड ही नहीं है, बनवाया ही नहीं है मैंने। सर यू आर नॉट अ गुड सिटीजन। अरे सिटीजन बन के और वोट दे के क्या करूंगा? कांग्रेस को दिया तो बीजेपी नाराज, बीजेपी को दिया तो कांग्रेस नाराज, हमने वोट ही नहीं दिया। बोला सर आधार नंबर है ना? हाँ आधार नंबर है, पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, जीएसटी नंबर है, इनकम टैक्स पे करता हूं, एडवांस टैक्स भी पे करता हूं, ये सब है, इलेक्शन कार्ड नहीं है। ठीक, और इधर इलेक्शन कार्ड नहीं उधर, और इधर मैंने आज तक कोई भी पेमेंट अपने मोबाइल से पेटीएम, यूपीआई, इन सब के थ्रू नहीं की है ही नहीं मेरे मोबाइल में। बीच में वो एक यूपीआई कोड एचडीएफसी ऐसा करके कुछ हम लोगों ने डाउनलोड किया था, मेरी टीम ने मेरे मोबाइल में, वो भी 15-20 दिन चलाया, उसके बाद भी बंद कर दिया उसको। मैं हेडेक नहीं लेता। Sir, today many shops have a strict QR code at the payment counter which is scanned by the buyer, but the buyer has to enter the amount. Sir, ये फिर डायनामिक नहीं है, वो हो गया स्टैटिक, वो हो गया स्टैटिक क्यूआर कोड। अगर आपने क्यूआर कोड को स्कैन किया मोबाइल से और पैसे डाले और उसको फिर दिखाया देखो पेमेंट हो गई, वो स्टैटिक है कोड, क्यूआर कोड। डायनेमिक में स्कैन करते ही रुपए भी दिखेंगे, वो उस समय आपके लिए स्पेशली बॉक्स जनरेट करके वो आपको डिस्प्ले करेगा या प्रिंट में देगा। डिस्प्ले जरूरी है, मोबाइल वॉलेट के थ्रू ऑटोमेटिक चाहिए, डिजिटल डिस्प्ले, सामने वाला कुछ ना कुछ वो डिजिटल डिस्प्ले में देगा। कोई टैब देखो, स्क्रीन नहीं होगी तो टैब में दिखा देगा आपको। भाई आपका वो इनवॉइसिंग करके क्यूआर कोड जनरेट करके टैब में दिखा देगा आपको कि सर ये रहा, पेमेंट कर दीजिए, आप मोबाइल चमकाएंगे पेमेंट हो जाएगी। डायनेमिक क्यूआर कोड क्या है? डायनेमिक क्यूआर कोड ऑन द अदर हैंड विल हैव द पेमेंट डिटेल्स एंड देन स्कैन एंड पे इन वन गो इज पॉसिबल। दिस हैज नो रेलेवेंस एंड एप्लीकेबिलिटी द ई इनवॉइसिंग। हम सर अभी तक ई इनवॉइसिंग की बात कर ही नहीं रहे थे, हम B2B ट्रांजैक्शन ई इनवॉइसिंग की बात कर नहीं रहे थे, हम तो डायनेमिक क्यूआर कोड की बात कर रहे थे, जिसमें मैं आपको कोड जनरेट करके दूंगा, डिजिटल डिस्प्ले दूंगा, आप मोबाइल चमकाएंगे, पेमेंट कर देंगे, अमाउंट अलग से लिखेंगे नहीं। सर dynamic QR code will be generated by the seller himself either on the point of sale machine or on the invoice issued। अब मान लो कोई ऑप्शन नहीं, मेरे पास कोई डिजिटल डिस्प्ले नहीं है, तो गवर्नमेंट बोलती है ठीक है तुम इनवॉइस पर उस कोड को प्रिंट करके दे दो, सामने वाला मोबाइल उस पर चमका देगा। सर मोबाइल से जो हम लोग क्यूआर कोड स्कैन करते हैं वो तो प्रिंट आउट पे भी तुम स्कैन कर सकते हो, और डिस्प्ले जो होगा मोबाइल में, टैब में या उसके कंप्यूटर में तुम उस पर भी दिखा सकते हो, वो तो खींच लेगा एक बार स्कैनिंग करेगा तो चलो, तो ये गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस इशू की हैं उसका पार्ट है और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। डायनेमिक क्विक रिस्पॉन्स कोड इज नॉट अ नॉर्मल क्विक रिस्पॉन्स कोड। एक नॉर्मल क्यूआर कोड से थोड़ा ये
बेहतर है इन द सेंस कि इसमें पेमेंट की डिटेल्स की मैपिंग हो रखी है, डायरेक्ट पार्टी पे करेगी, ठीक। और दूसरा ये यूज कब करते हैं, जब B2C ट्रांजैक्शंस होता है, जब आपका टर्नओवर पिछले साल 500 करोड़ से अधिक है। बोला सर 400 करोड़ है, यूज कर लो, कर लो। मैं तो कह रहा हूं मैं अपनी कोचिंग में इसको इंप्लीमेंट करना चाहता हूं। एक बार सब कुछ चीजें नॉर्मल हो जाएं तो हम कोचिंग में और भी चीजें करेंगे, ये भी करेंगे, है ना। सुविधाएं देंगे बच्चों को धीरे धीरे। जैसे अभी आप मेरी कोचिंग में क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पेमेंट नहीं कर सकते, ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते। आप हमारी टीम को फोन करते हैं, टीम आपको एक मैसेज भेजता है, फिर आप उसकी, आप क्या बोलते हो, लिंक दो सर पेमेंट करने का। हम बोलते हैं हमारे पास पेमेंट की कोई लिंक नहीं, ये बैंक डिटेल्स है, ऑनलाइन बैंक टू बैंक पेमेंट कर दो, मोबाइल नंबर पे पेमेंट हम नहीं लेते। थोड़ा पीछे चल रहे हैं, करेंगे धीरे धीरे। तो चलो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं किस पे, मतलब हम लोग अभी कहाँ थे, जो आपका ई इनवॉइस वाला 6 पेज का नोट्स है उसमें थे। यूट्यूब पे जो बच्चे देख रहे हैं ये सब नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो अपना कोर्स देख के। टेलीग्राम चैनल के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, अपना कोर्स पहचानो, उस लिंक में ज्वाइन करो। वहां पे फाइल्स मेनू में जाओगे तो सारे नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब पढ़ते हैं सेक्शन 31A ओवरव्यू। जो पिछली क्लास में दिया था, मैंने बताया था कि इस सेक्शन का पर्पस है कि मैं सामने वाले को पेमेंट का ऑप्शन दे रहा हूं, डिजिटल पेमेंट का। सामने वाला भाई कैश से कर ले, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से कर ले, या फिर वही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो मोबाइल के थ्रू, यूपीआई, भीम ऐप एटसेट्रा, जैसे भी करना चाहता है। पॉइंट है कि क्या एक्ट में ऐसा कोई सेक्शन है जो सेलर को मजबूर करे कि तुम अपने कस्टमर को ऑप्शन दो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करने का। अब जैसे मेरी कोचिंग में कोई बच्चा आया, और मैंने बहुत सारी कोचिंग में होता है जो टैक्स की चोरी करना चाहते हैं। हालांकि अभी लॉकडाउन हुआ 2020 2021 तो लोग सब व्हाइट में आ गए हैं, लेकिन मैं 2019 की बताऊं, 2018 की बताऊं, दिल्ली लक्ष्मी नगर में बहुत सारी कोचिंग सेंटर्स ऐसे थे जो कैश में ही पेमेंट लेते थे। आप उनको डेबिट कार्ड दो, क्रेडिट कार्ड दो, आप उनको यूपीआई के थ्रू पेमेंट करो, वो नहीं लेंगे, वो पेमेंट लेते ही नहीं थे। 2018-2019 की मेंटेलिटी। 2020 में जो कोविड लॉकडाउन चला, उसके बाद 2021 में भी अब माहौल खराब ही है, इसमें अब लोग थोड़े से समझदार हो गए। लेकिन अभी भी चोरी करने का तरीका है। पढ़ा रहे हैं सूरज अग्रवाल और आप पेमेंट कर रहे हैं रमेश अग्रवाल में, सुरेश अग्रवाल में, पंकज अग्रवाल में, मोहित अग्रवाल में, कृष्णा अग्रवाल में, और है ना नेहा अग्रवाल में। यानी कौन है ये लोग, पढ़ा सूरज अग्रवाल रहे हैं, लेकिन हम जो आपको बैंक डिटेल देते हैं वो अलग अलग अग्रवाल। ये कौन है, मामा जी होंगे, सिस्टर होंगी, कजन्स होंगे, मम्मी पापा के नाम होंगे। लोग इस तरीके से टैक्स की चोरी कर रहे हैं। अब क्या समझे, मतलब हम पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ा रहे सूरज अग्रवाल, पढ़ा रहा है सूरज अग्रवाल टैक्स क्लास। जब पेमेंट की बारी आई तो थोड़ा पेमेंट अपने स्टाफ के अकाउंट में डलवा दिया, थोड़ा पेमेंट अपने मदर के अकाउंट में डलवा दिया, थोड़ा वाइफ के अकाउंट में, थोड़ा मामा जी के अकाउंट में, थोड़ा कजन्स के अकाउंट में। बहुत बार मैंने क्लास में बोला हुआ है। अब जो आजकल चोरी हो रही है वो इस तरीके से हो रही है। लेकिन अगर इनकम टैक्स या जीएसटी डिपार्टमेंट अपनी औकात पे आ जाए तो हमें वो अपनी औकात पे ला देगा। वो एक ही तरीके से पकड़ सकता है, जो हम सॉफ्टवेयर से की जनरेट करके आपको देते हैं वहां से वो पकड़ लेगा। क्या समझे, अगर मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं और आपसे पैसा आ रहा है मेरे अलग अलग अकाउंट में, ठीक, लेकिन अगर अब इनकम टैक्स या जीएसटी डिपार्टमेंट पर्टिकुलर सूरज अग्रवाल टैक्स क्लास को टारगेट करके उसके पास न्यूज पहुंच गई कि इस बंदे की कमाई ना 1 करोड़ के ऊपर रेवेन्यू 1 साल की, ये न्यूज उसको मिल गई, तो वो जब हमारी ऑफिस में पहुंचेगा या नोटिस इशू करेगा कि आपने कितनी की जनरेट की है लाइसेंस की, आपका सॉफ्टवेयर कौन सा है जिससे आप क्लास इनक्रिप्ट करके देते हैं, वो किस सर्विस प्रोवाइडर का, उसका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, बस हमने साल भर में कितनी पेन ड्राइव जनरेट की हैं उससे एडमिशन का पता चल जाएगा। अब उसका पैसा तुम 36 अकाउंट में ले लो, क्या फर्क पड़ता है। तो सर ठीक है, लोग 15-15 लाख रुपए अलग अलग अकाउंट में सेट कर रहे हैं, 20 लाख से नीचे, 18 लाख एक अकाउंट में, 17 लाख दूसरे अकाउंट में, 16 लाख दूसरे अकाउंट में। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में ये हमें ही नुकसान देगा। मेरा कैपिटल नहीं क्रिएट होगा, मेरी व्हाइट मनी नहीं बनेगी, मेरा नेटवर्थ नहीं बनेगा, मेरे पैसे किसी किसी रिलेटिव्स के अकाउंट में हैं, वहां से फिर मैं कैश में निकालूंगा तो वो पैसा गलत एक्टिविटी में ही खर्चा होगा। बहुत सारे इसके जो इफेक्ट्स हैं वो अभी नहीं समझ में आएंगे, लेकिन हाँ एक बात है कि अगर आप सीधा सीधा पैसा अपने एक नंबर के अकाउंट में मंगाओ और सब पे टैक्स दो तो आपका नेटवर्थ, गुडविल, क्रेडिट, खुद का जो एक बिल्डअप है
वो आपका बहुत तेजी से बढ़ेगा, गारंटी, गारंटी। और सर जिसके पास ना पैसा होता है उसी की वैल्यू होती है, और मेरे पास का पैसा मैंने रिच है रिलेटिव्स के अकाउंट में बैठा दिया है, तो फिर मेरी वैल्यू कहाँ है? अच्छा, रिलेटिव के अकाउंट से फिर कैश में ही निकलेगा, और वो मेरी फिर हमेशा के लिए ब्लैक मनी हो गई। उससे गाड़ी खरीदूंगा वो भी ब्लैक मनी, उससे अगर कोई जमीन खरीदी, घर खरीदा, वो भी ब्लैक मनी। तो वैसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, गवर्नमेंट हमेशा कोशिश कर रही है कि तुम वो कैश के लेन देन बंद कर दो। सेक्शन 31 इससे मिलता जुलता सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट में भी है, फाइनल के सिलेबस में 269 SU। जैसे सेक्शन 31 आप क्या पढ़ रहे हैं, CGST एक्ट का, जो आपको, जो सेलर को इनकरेज कर रहा है कि भाई सेलर सुनो, सामने वाले रेसिपिएंट को तुम डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन दो, मैंडेटरी है तुम्हारे लिए अगर गवर्नमेंट नोटिफाई कर देती है। तो ऐसी चीज क्या इनकम टैक्स में भी है? हाँ, इनकम टैक्स में एक सेक्शन है 269 SU, जो बोलता है अगर आपका टर्नओवर 50 करोड़ से अधिक है तो आपको सामने वाले को डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन देना पड़ेगा अपने बिजनेस में। इनकम टैक्स में भी और यहां भी ऐसा ही कुछ है। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट बोल रही है हम यहाँ प्रोविजन ला दिए, धीरे धीरे इस पे भी नोटिफिकेशन लेके आएंगे, अभी पहले ऊपर वाले को तो संभाल लो। इसमें भी तो हम डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन दे ही रहे हैं यहाँ पे, ठीक। तो भाई क्या गवर्नमेंट के पास ये राइट है मजबूर करने का सेलर को कि तुमको डिजिटल पेमेंट की ऑप्शन देनी पड़ेगी? कल को सेलर भाग जाए हाई कोर्ट में कि मैं क्यों दूं ये ऑप्शन, मैं कैश में बिजनेस करना चाहता हूं, मतलब मैं 10 20 100 करोड़ का बिजनेस कर रहा हूं लेकिन मैंने हमेशा ठोक बजा के बोला मैं कैश में करना चाहता हूं, तो गवर्नमेंट मुझे ये सेक्शन दिखाएगी, बोलेगी सुनो बेटा तुम इस सेक्शन में कवर हो, तुमको बायर को डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन देना पड़ेगा। अब उसकी मर्जी वो कैश में पेमेंट करे या ना करे, यू कैन नॉट फोर्स योर कस्टमर्स टू पे इन कैश। वही ब्लैक मनी को रोकने के लिए, कैश के सर्कुलेशन को रोकने के लिए, डिजिटाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ये सब कदम उठा रही है, जो कुछ लोगों को खराब लग रहा है और कुछ लोग फिर जीएसटी को बेकार बोल रहे हैं। अब ये कुछ लोग कौन है उसको डिफाइन करूंगा तो दंगे हो जाएंगे, फायदा क्या, कांग्रेस बीजेपी हो जाएगा, है ना भाई। अगर मैं कुछ भी किसी के भी सपोर्ट में बोला, आपको लगेगा सर कांग्रेस का फेवर कर रहे हैं, बीजेपी वाले भड़क जाएंगे, आपको लगेगा सर बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस वाले भड़क जाएंगे। न्यूट्रल रहना पड़ेगा, वरना बच्चे तो बच्चे ही हैं, है ना, वो उल्टा पुल्टा मैसेज सब भी करने लग जाते हैं, ये सोचिए कि हम दोस्त से बात कर रहे हैं इसलिए हम इन चक्करों में पड़ते ही नहीं। सर सेक्शन 31 फैसिलिटी ऑफ डिजिटल पेमेंट टू रेसिपिएंट, जीएसटी सीजीएसटी एक्ट पढ़ रहे हैं आप लोग, क्या कहता है? द गवर्नमेंट मे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल प्रिस्क्राइब्ड a class of registered person who shall provide prescribed modes of electronic payments to the recipient। अब देखो इसके लिए रूल्स आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, कुछ आएगा तो मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा, अभी तो इतना ही आपके सिलेबस में, ठीक। प्रिस्क्राइब्ड अ क्लास, कौन कौन से लोगों पर ये नियम लगेंगे, कौन कौन से मोड मुझे सामने वाले को देने पड़ेंगे पेमेंट के लिए, और ऑप्शन देना पड़ेगा to make the payment accordingly in the such manner or subject to such condition restrictions as may be prescribed। का मतलब फ्यूचर में गवर्नमेंट रूल्स इशू करेगी, फिर रूल्स पर बेस्ड होकर नोटिफिकेशन इशू करेगी। पर्पस, सर सेक्शन 31 में अमाउंट की लिमिट नहीं दे रखी है, लेकिन जो इनकम टैक्स का सेक्शन है 269 SU उसमें अमाउंट की लिमिट दे रखी है। सर सेक्शन 31 is being inserted in the act so as to specify the supplier shall have mandatorily give the option of a specified mode of electronic payment to the recipient। सर इस सेक्शन के कारण सप्लायर मजबूर हो जाएगा, सेलेक्टेड सप्लायर, ऑल नहीं, जिसको हम स्पेसिफाई करेंगे रूल्स में, नोटिफाई करेंगे नोटिफिकेशन में कि वो पेमेंट्स के, डिजिटल पेमेंट्स के मोड दे सामने वाले को। अब सामने वाले की चॉइस वो कैसे पे करना चाहता है, ठीक है। सर जैसे अभी मेरी कोचिंग में तुम फोन करोगे और तुम डेबिट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहोगे ऑनलाइन, हमारे पास ऑप्शन नहीं है वीजा पेमेंट ऑनलाइन डेबिट कार्ड, आप लिंक मांगोगे, हमारे पास ऑप्शन नहीं है ना, ऑप्शन नहीं है हमने बोला तो तुम हमें फोर्स नहीं कर सकते हो, तुम हमें इस बात पर कोर्ट में नहीं ले जा सकते हो। क्यों नहीं है? सर नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं ना भाई मैं मजबूर कर रहा हूं बच्चों को कि मैं बैंक में दो, हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं है, और अब तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकते, तुम्हारे पास एक ही चॉइस है कि तुम हमारे एडमिशन न लो, तुम दूसरे के एडमिशन ले लो, लेकिन तुम हमें बाय लॉ फोर्स नहीं कर सकते कि नहीं सर आप हमें क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के पेमेंट की फैसिलिटी दीजिए।
हम नहीं लेंगे पेटीएम टू पेटीएम का पेमेंट। हम अपने एक बैंक अकाउंट में पेमेंट लेना चाहते हैं, हम अपनी अकाउंटिंग ठीक रखना चाहते हैं। 2 मिनट अगर आपका ज्यादा लग गया तो लगाइए, हमें अभी ये लग रहा है, बट धीरे धीरे ओवर अ पीरियड 1 साल में मैं सारी फैसिलिटीज ऑन कर दूंगा। ऐप, वेबसाइट के थ्रू, ऐप के थ्रू, पेमेंट्स के हर तरीके, क्यूआर कोड हमारी इनवॉइस पे आपको दिखेगा। अभी तो जीएसटी इनवॉइस इशू कर चुके हैं देना, जीएसटी नंबर लिया जा चुका है, जीएसटी की इनवॉइस दे रहे हैं। आपके पैसे पर हम जीएसटी पे कर रहे हैं, क्योंकि आपसे तो पैसे पे बात हुई 5,000 दिया, हम जीएसटी दे रहे हैं उस पे। तो अब धीरे धीरे इसको इंप्रूव करेंगे, टाइम लगेगा। हाँ, दुनिया बहुत जल्दी इंप्रूव करती है, हम थोड़ा टाइम देते हैं। चलिए, अब ये अभी इनवॉइस की बात हो रही थी, इनवॉइस की बात में ही हम लोग यहां पर आप देखो रूल 46, ये रूल 46 के अंदर यहां पे लिखा हुआ है कि आपको अपनी इनवॉइस पे एचएसएन कोड गुड्स के लिए और एसएससी कोड सर्विसेज के लिए मेंशन करना होगा। ठीक, अब एसएससी कोड होते हैं 6 डिजिट के, उसके लिए तो कुछ नहीं कहा। एचएसएन कोड ना हाईएस्ट 8 डिजिट के होते हैं, उसके बाद 6 डिजिट भी, उसमें से लास्ट के 2 डिजिट हटा दो, फिर लास्ट के और 2 हटाओगे तो वो 4 डिजिट का बन जाएगा, और 2 हटाओगे तो शुरू के जो 2 डिजिट हैं उससे भी तुम पहचान सकते हो कि ये कौन सी कैटेगरी का गुड्स है। शुरू के 2 डिजिट एक ब्रॉडर कैटेगरी देता है, शुरू के 4 डिजिट थोड़ा सा और स्पेसिफिक होता है, शुरू के 6 डिजिट से तो परफेक्टली पता ही चल जाता है कि हम कौन से बात कर रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, अब इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में कौन सा भाई, मोबाइल या हाउस होल्ड आइटम्स। अब हाउस होल्ड आइटम्स में भी कौन सा भाई, वॉशिंग मशीन या टीवी या फ्रिज। तो ये कोड जो होते हैं ना एचएसएन कोड, हम जैसे जैसे डिजिट्स बढ़ाएंगे वैसे वैसे पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट तक पहुंचते जाएंगे। और हाईएस्ट जो इंडिया में यूज हो रहा है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के केस में 8 डिजिट तक का यूज हो रहा है। ठीक, अब देखिए यहां क्या कह रहा है, अब सर्विस के लिए नहीं कह रहा है, एचएसएन कोड गुड्स के लिए कह रहा है कि कम से कम कितना नंबर आपको मेंशन करना पड़ेगा अपनी इनवॉइस पे। तो देखिए, पहले नील का ऑप्शन था, फिर 2 का ऑप्शन था, फिर 4 का ऑप्शन था, डिपेंडिंग अपॉन आपका टर्नओवर। अब देखिए अमेंडमेंट के बाद थोड़ा सा गवर्नमेंट और पर्टिकुलर हो गई है, जहां नील था वहां 4 डिजिट, जहां 2 था वहां भी 4 डिजिट, और वहां जहां 4 था वहां बोलते 6 डिजिट। लेकिन कुछ लोगों के लिए बोली कि मेंशन करना जरूरी नहीं है। तो ये पूरा भी हाफ पेज हमें यहाँ पढ़ना है। अमेंडमेंट है ये इस बार का, पिछले 6 महीने का। ये अगर आपका एग्जाम 2021 में कभी भी हो, मई, जून, नवंबर, दिसंबर, सीए में सबको पढ़ना है। देखो मैं पहले ही बोल चुका हूं, आज जो इस क्लास में पढ़ा रहा हूं दैट इज कॉमन फॉर ऑल। आराम आराम से डिटेल में पढ़ाऊंगा, उसी पढ़ाते समय अमेंडमेंट्स भी आएंगे। ठीक, और ये सभी को पढ़ना है। मेरे यहाँ जो भी स्टूडेंट्स मुझे फॉलो कर रहे हैं पढ़ना है, प्लस आपका एग्जाम 2021 में जब भी हो, मई, जून, नवंबर, दिसंबर, मैंने पहले ही कहा है। ठीक, अब वीडियो रोक के ब्रेक लेना है, ब्रेक ले लो, आप पढ़ना है इसको पढ़ लो। देखो ब्रेक जब भी लेना हो आपको, ब्रेक लो, पढ़ो। थोड़ी क्लास लंबी जाएगी, लेकिन आपको जब ब्रेक लेना है लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब 15-15 मिनट पे ब्रेक लेके मोबाइल चला रहे हो, ऐसा काम ना करना। पढ़ो इसको, प्लीज पढ़ें इसको। ज्यादा लंबी होगी तो 2 पार्ट कर देंगे इसका। ठीक, पेज नंबर 7 पे है, पढ़िए इसको, नीचे तक जाइए, यहां तक पढ़िए। कुछ ऑफिस यूज के लिए भी मैंने यहां दे रखा है कि जो बच्चे ऑफिस में काम करते हैं वो ये नोटिफिकेशन भी पढ़ें, जहां 8 डिजिट की रिक्वायरमेंट है। एग्जाम के लिए नहीं है, अगर ऑफिस यूज का मतलब है एग्जाम के लिए नहीं है, लेकिन जो बच्चे ट्रेनिंग करते हैं उनको ये पढ़ना चाहिए, इसलिए ये लिखा हुआ रहता है। पढ़िए। चलिए, आई होप आप लोगों ने इसको पढ़ा। सर ध्यान रखिएगा, ये आपको याद करके जाना होगा और लिखना होगा। ये जो 3 लाइन है इसको लिखना होगा, तब जाके आपको मार्क्स मिलेंगे। जो हट गया, जो, हाँ अमेंडमेंट देखो, पहले की लाइन ये थी, अब ये सब्स्टिट्यूट हो गई है नई लाइन से। और इंस्टीट्यूट 2 तरह के क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे। एक थ्योरी क्वेश्चन कि एचएसएन के जो डिजिट्स हैं वो, उसके बारे में बताओ, कुछ लिखो, कुछ थ्योरी क्वेश्चन कि एचएसएन, एक तो फुल फॉर्म पूछता है 1 मार्क्स का एचएसएन का, उसके बाद पूछता है कि एचएसएन के नंबर ऑफ डिजिट्स कैसे यूज करने हैं टैक्स इनवॉइस पे, उसके बारे में क्या गवर्नमेंट कोई नोटिफिकेशन इशू कर सकती है, तो ये पूरा लिखना होगा। और एक पूछता है प्रैक्टिकली टर्नओवर बेस्ड कि तुम्हारा पिछले साल का टर्नओवर इतना है या इतना है या इतना है,
बताओ तुमको कितने डिजिट कम से कम मेंशन करने पड़ेंगे अपनी टैक्स इनवॉइस पे। तो ये जो अमेंडमेंट आई है डिजिट वाली, कि नील की जगह 4, 2 की जगह 4, 4 की जगह 6, देखो ये अमेंडमेंट इफेक्टिव कब से हो रही है? विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021, यानी फाइनेंशियल ईयर 21-22। तो एग्जाम में ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इनवॉइस आप कौन से ईयर में इशू कर रहे हो, फाइनेंशियल ईयर 21-22 में तो ये नए नियम होंगे, या फिर फाइनेंशियल ईयर 20-21 में। सर जब फाइनेंशियल ईयर 20-21 में इनवॉइस इशू कर रहे हो तो टर्नओवर कब का देखोगे? एक साल पहले का, 19-20 का। और जब आप फाइनेंशियल ईयर 21-22 में इनवॉइस इशू कर रहे हो तो किसका देखोगे? 20-21 का। 20-21 का टर्नओवर इस कैटेगरी में जा रहा है, तो 21-22 में जो तुम इनवॉइस इशू करोगे गुड्स के केस में एचएसएन कोड के साथ, वो आपका 4, 4 और 6 डिजिट का होगा। तो सर ये जनरली जो गुड्स के कोडिंग हो रखे वो 8 डिजिट की है, जो शुरू के 2 डिजिट या शुरू के 4 या शुरू के 6 ऐसे चलना पड़ता है। मोस्टली 6 डिजिट ही मांगते हैं कौन जीएसटी के अंदर गुड्स के केस में, लेकिन कुछ केसेस में नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने इशू कर रखा है कि हम 8 डिजिट चाहिए। ठीक है, तो वो ऑफिस यूज के लिए मैंने यहां मेंशन कर रखा है। एनीवे चलिए, प्लीज इसका थियोरेटिकली तैयार रखिएगा, थोड़ा लिख लिख के याद रखिएगा। कहता है बोर्ड में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई कि हमें कौन कौन सी कैटेगरी वाले रजिस्टर्ड सप्लायर, मतलब तुम कौन सी कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड सप्लायर। तो यहां पे गवर्नमेंट ने नीचे दे दिया टर्नओवर बेस्ड कैटेगरी, टर्नओवर का रेंज दे दिया, इतने से इतने रेंज में हो तो ये वाला डिजिट लिखना है, इतने से इतने रेंज में हो तो ये वाला डिजिट। तो कहता है द नंबर ऑफ डिजिट ऑफ एचएसएन कोड फॉर गुड्स और सर्विसेज दैट अ क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू मेंशन। ध्यान रखना यहाँ गुड्स और सर्विसेज दोनों की बात हो रही है, लेकिन जो नोटिफिकेशन है वो सिर्फ एचएसएन कोड की बात कर रहा है और सर्विसेज के लिए तो एसएससी कोड आ रखा है। ठीक, हालांकि करनी नहीं चाहिए थी सर्विसेज की बात, क्योंकि एचएसएन कोड जो है वो गुड्स पर एप्लीकेबल होता है, बट ठीक है कर दी तो लिखा है, बट मोटा मोटी ये गुड्स के लिए है। सर यहां कहता है कि हम नोटिफाई करेंगे उस क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, हम रजिस्टर्ड पर्सन की कैटेगरी बनाएंगे और बताएंगे कहां कितना डिजिट गुड्स का लिखना है एचएसएन कोड का। फिर यहां बोलता है कि हम यहां पर गुड्स को नोटिफाई करेंगे कि अगर तुम ये सामान बेच रहे हो तो इतना डिजिट कम से कम लिखना है, ये सामान बेच रहे हो तो इतना डिजिट कम से कम लिखना है। यहां पर हम लोगों को नोटिफाई करेंगे, यहां हम गुड्स को नोटिफाई करेंगे, अप्लाई सभी लोगों पे करेंगे जो वो सामान बेच रहे हैं। ध्यान से समझना दोनों में, यहां हम लोगों को नोटिफाई करेंगे कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स, ठीक, कि तुम जो भी माल बेचो तुमको कम से कम इतना डिजिट। अब देखो ये है, जैसे तुम्हारा टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, अब तुम क्या बेचते हो मुझे मतलब नहीं है, तुमको कम से कम 6 डिजिट तो लिखना ही पड़ेगा तुम्हें इनवॉइस पे। ये ऐसे ध्यान रखना होगा आपको। सर फिर बोला कि हम कुछ ऐसे लोगों को भी नोटिफाई कर सकते हैं कि जिनको एचएसएन कोड ही मेंशन नहीं करना। सर यहां हम कुछ गुड्स को नोटिफाई करेंगे, यहां हम कुछ लोगों को नोटिफाई करेंगे, यहां हम कुछ लोगों को नोटिफाई करेंगे जिनको एचएसएन कोड की रिक्वायरमेंट ही मेंटेन नहीं करनी है, यानी थोड़ा सा रिलैक्सेशन। अब उसके बाद एक शुरू में जब ये नियम था ये वाला जो इसकर बेस होकर ये नोटिफिकेशन था, अब ये नियम सब्स्टिट्यूट हो गया नए नियम से इससे, तो गवर्नमेंट ने फिर उस नोटिफिकेशन में भी थोड़े से बदलाव कर दिए। और अब फाइनली एग्जाम के लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है, एचएसएन कोड कितना यूज करेंगे, 4 डिजिट या 6 डिजिट। टर्नओवर यहां दे रखा है, क्या देखना है, एनुअल टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर पूरे इंडिया का पिछले साल का 1.5 करोड़ या उससे कम, 5 करोड़ तक, 5 करोड़ से अधिक। जो नियम अभी अभी आप ये पढ़े ये टैक्स इनवॉइस पे भी अप्लाई होगा, बिल ऑफ सप्लाई पे भी अप्लाई होगा, यानी तुम एग्जम्प्टेड सप्लाई करो, तुम कंपोजिशन स्कीम वाले हो, सब पे अप्लाई होगा। अब देखिए एक बहुत बड़ी बात, बहुत बात बड़ी क्या कर दी, अ रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़ इन द फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस may not mention the number of digit of HSN code in a tax invoice issued by him in respect of supply made to unregistered person। यानी छोटे मोटे दुकानदार जो B2C सेल कर रहे हैं उनको चाहे तो न 4 लिखो न 6 लिखो, उनको लिखना ही नहीं। अच्छा, कंपोजिशन स्कीम वालों के लिए ऑटोमेटिक वो इसी में कवर हो गए, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम वालों का टर्नओवर तो बहुत कम होता है। कंपोजिशन स्कीम वालों का टर्नओवर पिछले साल तो वो होता है जिनका टर्नओवर सर्विस में 50 लाख से कम, गुड्स में 1 करोड़ से कम।
तो इस 5 करोड़ तक वाले लोग जो किसको सेल कर रहे हैं, अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो कंपोजिशन स्कीम वाले ऑटोमेटिक इसके अंदर आ गए। बट ध्यान रखना ये भी प्रोविजन जो अमेंड होके आया कब से इफेक्टिव है, 1 अप्रैल 2021 फाइनेंशियल ईयर 21-22 से, ठीक। और ये भी जो डिजिट की अमेंडमेंट आई है, एग्जाम के लिए पढ़ना है आपको, बट ये अमेंडमेंट बहुत पहले ला दी गई, 15 अक्टूबर को ही ला दी गई है ना, लेकिन इफेक्टिव कब से हो रही है, अगले साल से। तो यहां ध्यान रखना मोस्टली जो आपके क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे वो आएंगे फाइनेंशियल ईयर 20-21 के, तो आपको पुराना वाला भी याद रखना है, नया वाला भी याद रखना है। पुराना वाले में नील 4 था, फिर 2 और 4 हुआ, फिर 4 बढ़ के 6 हुआ, टर्नओवर का रेंज वही है। और ये नियम तो पहले था ही नहीं, खाली इतना था कि तुम अगर कंपोजिशन स्कीम में हो तो तुमको एचएसएन कोड नहीं मेंशन करना है, नहीं, ये नियम था। यहां पर तुम चाहो तो बिफोर दिस क्या लिख सकते हो, एक ये नियम था कि कंपोजिशन स्कीम वालों को एचएसएन कोड नहीं लिखना, रिलैक्सेशन था। अब लेकिन सबको मिला दिया, तुम कंपोजिशन स्कीम में हो या नहीं हो, तुम्हारा टर्नओवर अगर पिछले साल 5 करोड़ और उससे कम है और तुम सेल किसको कर रहे हो, B2C अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो तुम्हें एचएसएन कोड लिखने की जरूरत नहीं है। लिखना अपनी मर्जी से वॉलंटरी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे हमारी जो इनवॉइस है, हम जो इनवॉइस इशू करते हैं, किताब जो सेल करते हैं, जो बच्चे हमसे क्लास नहीं लेते हैं, किताब हम बेचते हैं, उस पर हम जीएसटी नहीं देते, बिल ऑफ सप्लाई यूज करते हैं, ठीक, जीएसटी नहीं है, और 4 डिजिट का एचएसएन कोड लिखते हैं। जो यूट्यूब पे हमारी क्लास अभी देख रहे हो, अगर हमसे क्लास परचेज की हो अभी रिसेंटली, हमारी इनवॉइस आपके पास गई हो, तो उसमें देखना एचएसएन कोड होगा, 4 डिजिट का कोड है, जीएसटी नहीं है, हम उसे बिल ऑफ सप्लाई बोल के इशू करते हैं। तो मुझे लगता है 3-4 मार्क्स यहां से आपके पूछने चाहिए। और ध्यान रखना मोस्टली जो आपके क्वेश्चंस होंगे प्रैक्टिकल एग्जाम में, उसमें इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर 20-21 चलेगा और जीएसटी में फाइनेंशियल ईयर 20-21 चलेगा। बट ये अमेंडमेंट 21-22 से इफेक्टिव हो रहा है, तो आपको पढ़ना है, इग्नोर नहीं करना है। देखिए ये अमेंडमेंट अगले साल से इफेक्टिव हो रहा है, 1/4/2021, 21-22 फाइनेंशियल ईयर, तो भी आपको पढ़ना है, तो भी आपको याद करके जाना है। और इसको तो याद कर ही लेना, 3 कैटेगरी हम नोटिफाई कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं। एक में हम क्लास ऑफ गुड्स और सर्विसेज को नोटिफाई करेंगे कि इन क्लास ऑफ गुड्स और सर्विसेज में इतने डिजिट मेंशन करने हैं, चाहे वो सप्लाई कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन करे, ऑल रजिस्टर्ड पर्सन। स्पेसिफाई अ क्लास ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर विच स्पेसिफाइड नंबर भी हम बताएंगे, कितना नंबर, 2, 4 या 6, और उस कैटेगरी ऑफ गुड्स को भी हम ही बताएंगे, लेकिन अप्लाई सब पे होगा। इसमें नंबर हम बताएंगे, लोगों की कैटेगरी हम बताएंगे, अप्लाई हर गुड्स पे होगा। मैंने फिर से बोल रहा हूं, मान लो मेरा टर्नओवर 3 करोड़ था पिछले साल, तो इस साल मेरी दुकान पे जितने भी गुड्स बेचने जाएंगे, चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, मुझे 4 डिजिट एचएसएन कोड का मेंशन करना ही होगा। और सर ध्यान रखना, ये एचएसएन कोड जो है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, ये इंडिया का डेवलप किया हुआ नहीं है, ये इंटरनेशनल कोडिंग सिस्टम है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स भी इसी कोड पे चल रहा है, जीएसटी भी इसी को फॉलो कर रहा है, ताकि इंटरनेशनली कोडिंग एक ही रह सके। एक गुड्स की चाइना में हो या ताइवान का हो या इंडिया का हो, उसकी कोडिंग एक ही हो सके, ठीक। जो भी हो, मैं उसमें नहीं जा रहा। कभी मैंने एक जगह सुना भी था कि इंडिया ने जीएसटी में अपना एचएसएन सीरीज लाया हुआ है, उसमें मैं भी कंफर्म नहीं हूं कि जो गुड्स एक्सपोर्ट हो रहा है और जो गुड्स इंडिया में बिक रहा है उसका एचएसएन का सीरीज एक ही है या नहीं, मैं भी श्योर नहीं हूं, मुझे देखना पड़ेगा, बट ऐसी चीज है। हाँ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में गुड्स की भी कोडिंग होती है और वहां कोड का नाम एचएसएन कोड है, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला इंटरनेशनली सारी कंट्री में सेम चलता है। जीएसटी में इन्होंने नई सीरीज ले ली होगी तो ले ली होगी, ठीक है। वो ये ध्यान रखना है, 4-6 बस, और ये तो बिंदास है ही। अब हम आज इस क्लास को ना लंबी नहीं करेंगे, मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए हैं, ठीक। अगली क्लास में आपका हम ये जो बचा अब एक पेज, बोलो सर एक ही पेज का खत्म करवा दो, तो खत्म होगा नहीं, क्योंकि हमें अभी 5 पेज ई इनवॉइस के भी पढ़ने हैं साथ में। ये ई इनवॉइस का पूरा इस पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन को समझना है, कैसे ई इनवॉइस जनरेट होता है, फिर कुछ इशूज हैं छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टर्म्स, उसको पढ़ना है एग्जाम्स के लिए। तो ये लग जाएगी अगली क्लास। जो मेरी पढ़ाने की स्पीड है, डिटेल्ड में पढ़ाता हूँ, थोड़ा हंस बोल के पढ़ाता हूँ, उसके हिसाब से अगली क्लास आराम से 1.5-2 घंटे की इसमें लग जाएगी, तो जाके हमारा ये सारा डिस्कशन
बट अगली क्लास इंपॉर्टेंट होगी, अगली क्लास इंपॉर्टेंट होगी सर। अगेन आई एम सेइंग स्पेसिफिकली टू यूट्यूब स्टूडेंट्स कि अगर आपको लगता है कि आप अपने से पढ़ के इन सबको समझ जाओगे, इन सबको, क्योंकि आपका पिछले बैच में पढ़ा हुआ था, पिछले बैच में पढ़ा हुआ था, खाली यही तो चेंज हुआ है ना, यहाँ एक्सपोर्ट ऐड हो गया, यहाँ एक लाइन ऐड हो गई। तो अगर आप खुद से पढ़ के समझना चाहते हो तो वीडियो को मत फॉलो करो। अननेसेसरी वीडियो फॉलो करने के बाद वहां कमेंट पास करोगे कि तुम्हारा टाइम बर्बाद हो गया। तो भाई मैंने शुरू में ही कहा था कि मैं थोड़ा डिटेल्ड में डीप पढ़ाऊंगा। इसमें वो बच्चे भी हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं सब चीज को, वो बच्चे भी हैं जो इस सब चीजों को 1 साल के बाद पढ़ रहे हैं, वो भी बच्चे हैं इसमें जो पिछली बार पढ़े थे, लेकिन अब ये छोटी छोटी चीजें जो अमेंडमेंट आ गई हैं, जैसे पिछले बैच में मैंने ई इनवॉइस पढ़ाया था लेकिन उनके नोट्स में 6 पेज नहीं थे, तो 6 पेज तो पढ़ाऊंगा उन सभी बच्चों को फिर। ठीक, बोला नहीं सर ये तो मैं खुद ही पढ़ लूंगा, आपने पिछले बैच में एक चार्ट बहुत अच्छा सा समझाया था, उसमें ये सब कवर थे। हाँ कवर थे, पिछली बार ये 6 पेज के नोट्स नहीं थे, लेकिन एक चार्ट के थ्रू क्लास में बात हुई थी, जिसकी क्लास यूट्यूब पे भी है, उसमें सारी ऑलमोस्ट चीज कवर थी। बट चलो ना, जो बच्चे YouTube पे इस क्लास को अभी 2 घंटा देखे हो वो अगली क्लास भी जरूर देखो, और वो देखने वाले बच्चे ही हैं, उनको शायद फायदा हो रहा है इसलिए वो देख रहे हैं, ये मैं जानता हूं। पढ़ाऊंगा मैं अगली क्लास में भी ऐसे ही स्लो स्लो डिटेल्ड में, एज इफ की यू डोंट नो एनीथिंग और तुम पहली बार मेरे से समझने की कोशिश कर रहे हो। यही मेरा कल्चर है, चाहे मैं रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को पढ़ाऊं और या फिर YouTube पे कोई मेरे लेक्चर आए अमेंडमेंट को कवर करते हुए, आगे पीछे डिटेल्ड जाती है वो क्लास। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।